मून नाइट के फर्स्ट सीजन को ऑस्कर आइजैक की डबल ड्यूटी लेड परफॉर्मेंस की वजह से टॉप मार्क्स मिलते हैं। ये सीरीज मार्क स्पेक्टर को फॉलो करती है, एक खतरनाक मर्सनरी जिसके पास डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, या फिर शॉर्ट में वो गजनी है। इजिप्शियन मून गॉड खोंशू के इंसान अवतार के रूप में मार्क को बुरे लोगों को पनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो उसकी दूसरी आइडेंटिटी एक शर्मीले म्यूजियम गिफ्ट शॉप वर्कर स्टीवन ग्रांट के लिए एक सरप्राइज बन के आता है। खोंशू के ये एक पास्ट ह्यूमन अवतार एक कल्ट लीडर आर्थर हैरो के साथ लड़ी जा रही इस बैटल का एंड जल्दी ही होना चाहिए, इससे पहले कि वो फ्री कर पाए एक इजिप्शियन गॉडेस एमिट को, जिसके आते ही हो सकता है ह्यूमैनिटी का अंत। एंड क्योंकि रिसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से मून नाइट जल्दी ही एमसीयू के व्हाट इफ सीजन 3 में फिर से वापसी कर रहा है, तो क्यों ना हो जाए एक रिकैप मून नाइट की अब तक की जर्नी का। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू सुपर फैंस प्लस। दिस इज मून नाइट सीजन 1, a complete breakdown with hidden details and Easter eggs. So take your time, some popcorns and enjoy the whole video. Of course, spoilers warning के साथ। एपिसोड शुरू होता है एक बैकग्राउंड सॉन्ग से जो बॉब डिलन का सॉन्ग एवरी ग्रेन ऑफ सैंड है, और हमें दिखता है डॉक्टर आर्थर हैरो जो प्रे कर रहा है इजिप्शियन गॉडेस एमिट को। इस इजिप्शियन गॉडेस को ईटर ऑफ हार्ट्स भी कहा जाता है, जो कॉम्बिनेशन है 3 एनिमल्स हिप्पोपोटामस, लायन और क्रोकोडाइल का। आर्थर के हाथ पे एक तराजू का टैटू है जो शो में आगे चल के पता चलता है कि मैजिकल है, बट यहीं से हिंट दी गई है कि वो जिस गॉडेस एमिट का भक्त है वो डेड लोगों को जज करती है उनकी मौत के बाद, इसी तरह उनके अच्छे और बुरे कामों को तोल के। लेकिन आर्थर के शायद कुछ और ही प्लान्स हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। अब इस रूम से बाहर जाने से पहले आर्थर अपना ग्लास ब्रेक करता है और उसी कांच के टुकड़ों को अपने शूज में भर के उन्हें पहनता है। अब ये एक रेफरेंस है कॉमिक्स से। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर आर्थर हैरो एक साइंटिस्ट था जो एक फेशियल डिसफिगरमेंट की बीमारी से जूझ रहा था, बट साथ ही वो लोगों को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता था, जिससे उसने ऐसी ज़ॉम्बीज की आर्मी बना ली थी जिन्हें पेन फील नहीं होता था। तो शायद यहाँ भी वो इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस करता दिख रहा है। हो सकता है कि इस बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में कुछ और दिखाया जाए। और हाँ, एज सस्पेक्टेड डॉक्टर हैरो किसी गुरु की तरह अपना कल्ट चला रहा है, जिसके काफी सारे भक्त हर जगह दिखते हैं। अब हमें दिखता है स्टीवन ग्रांट जो अपने बेड पे चेन से बंधा हुआ उठता है। अब इस चेन के अलावा और कई चीजें हैं जो वो खुद की मूवमेंट को रोकने और उसे ट्रैक करने के लिए यूज करता है, जिसमें फ्लोर पे बिछी सैंड उसके फुटप्रिंट्स के लिए है और डोर पे लगी टेप वो डोर ओपन हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए है। अब स्टीवन का ऐसा करने का रीजन है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज, जो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से है मार्क स्पेक्टर और जेक लॉकली। मार्क स्पेक्टर एक साइकोलॉजिकल बीमारी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसकी 3 पर्सनैलिटीज है, जिनमें से स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली उसके 2 काउंटर पार्ट्स हैं। मार्क एक्चुअल में एक रिटायर्ड यूएस मरीन और एक मर्सनरी है। कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक मल्टी मिलियनर था, वहीं यहाँ शो में उसे एक म्यूजियम का एम्प्लॉय दिखाया गया है, और इवन शो भी उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टेड है। स्टीवन की पर्सनैलिटी का 3rd कैरेक्टर जेक लॉकली एक टैक्सी ड्राइवर फिलहाल मिसिंग है, और हो सकता है कि शो में उसे शायद ही दिखाया जाए। जिस तरह से स्टीवन खुद को चेन से बांध के रखता है, ऐसा ही सिमिलर एजेंट कार्टर शो में डॉटी अंडरवुड को करते हुए दिखाया गया था, जब वो ब्लैक विडो जैसे ही एक प्रोग्राम लीवायथन की ट्रेनिंग के बाद करते हुए दिखी थी। स्टीवन के अपार्टमेंट में हमें उसकी एक पालतू फिश भी दिखती है, गस, जिसका सिर्फ एक फिन है। इसी फिश टैंक में कुछ और भी चीजें हैं, जिनमें एक पिरामिड और कुछ शिप्स भी दिखती है, जो कि मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। इसी रूम में एक सॉल्व रूबिक्स क्यूब भी है, जिसके बारे में और डिटेल्स आगे डिस्कस करूंगा। स्टीवन अपनी माँ को कॉल करता है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। एपिसोड में आगे भी वो ऐसे करते हुए दिखता है, बट कहीं भी उसकी मदर की आवाज सुनाई नहीं गई और उसे दिखाया भी नहीं गया, जो हिंट देता है कि शायद उसकी मदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये भी उसके ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी ने उसे कंफ्यूज रखने के लिए किया है। म्यूजियम तक की ट्रैवलिंग में स्टीवन बस ऑलमोस्ट मिस कर देता है, रास्ते में दूसरे पैसेंजर पे सिर रख के सोने की कोशिश करता है और जॉब पे लेट पहुंचता है, जो अगेन हिंट देता है उसकी पर्सनैलिटीज की वजह से उसका रात को ना सो पाने की सफरिंग की तरफ। जब स्टीवन अपने जॉब के लिए म्यूजियम पहुंचता है तो वो स्कूल की एक बच्ची को इजिप्शियन लोगों के उस बिलीफ के बारे में बताता है, जिसमें वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में इजिप्शियन गॉड्स उनकी जजमेंट करते हैं। लड़की के ये कहने पर कि क्या उसे बुरा नहीं लगा जब वो उस टेस्ट में फेल हो गया। स्टीवन उससे कहता है कि वो तो अभी तक जिंदा है। अब अगेन ये हिंट है मार्क स्पेक्टर की डेथ और उसके रेजरेक्शन एज मून नाइट की तरफ। कॉमिक्स के हिसाब से जब मार्क स्पेक्टर एक मिशन पे एक टेररिस्ट बुशमैन को पकड़ने इजिप्ट गया था, वहीं पर बुशमैन एक आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलन की टीम पर अटैक करता है, जिसने कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट खोद निकाले होते हैं। यही मार्क स्पेक्टर इंजर्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। कुछ लोग मरते हुए मार्क को इजिप्शियन मून गॉड खोंशू के मकबरे के पास छोड़ देते हैं, और यहीं पर मरता हुआ मार्क खोंशू के साथ अपनी लाइफ की डील कर लेता है, यानी कि मार्क की लाइफ अब खोंशू को बिलोंग करती है और वो खोंशू के लिए काम करता है, जिसके अगेंस्ट में उसे मिलती है सुपर पावर्स जो उसे सुपर नेचुरल एबिलिटीज देती हैं, जैसे कि मम्मी
एनिमीज को कंट्रोल करना और अपनी पर्सनैलिटीज को अपनी विल से चेंज कर पाना। म्यूजियम में स्टीवन काम करता है नेशनल आर्ट गैलरी में, जहाँ उसकी बॉस है डॉना, जो उससे खिजी रहती है और उसके नाम का मजाक भी उड़ाती है। मार्वल कॉमिक्स में डॉना क्राफ्ट मार्क स्पेक्टर की पब्लिसिस्ट थी, जो काम करती थी स्टीवन की कंपनी स्पेक्टर कॉर्प में, जो उसने सिर्फ इस वजह से बनाई थी ताकि वो मून नाइट के अपने मिशंस को फंड कर सके। यहीं पर स्टीवन की एक और कोवर्कर उसे याद दिलाती है उनकी डेट के बारे में, जो एक स्टीक हाउस में है। अब स्टीवन को ना ही उनकी डेट की बात याद है और ना ही वो स्टीक खाता है, यानी कि वो वेजिटेरियन है। स्टीवन को लेट पहुंचने की वजह से इन्वेंट्री काउंटिंग पे लगाया जाता है, जहां वो डॉना को म्यूजियम के पोस्टर्स की गलती बताता है, जिनमें सिर्फ 7 इजिप्शियन गॉड्स प्रिंटेड है और 2 मिसिंग है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में टोटल 9 गॉड्स हैं, जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं, जो इजिप्ट की हीलियोपोलिस सिटी में पॉपुलर थे। मार्वल कॉमिक्स में भी इन 9 गॉड्स का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जो अर्थ पे भेजा था एक सेलेस्टियल हीलियोपोलिस ने। और इन इजिप्शियन गॉड्स का कॉन्टेक्ट सेलेस्टियल्स के अलावा ओडिन और वकांडा के लोगों से भी हो चुका है, जो इस कैरेक्टर मून नाइट को बाकी एमसीयू के कैरेक्टर्स से टाई करने में हेल्प करेगा। यहीं पर हमें 3 प्लशी टॉयज दिखते हैं, जिनमें एक हिप्पोपोटामस, एक स्कैरेब्स और एक क्रोकोडाइल टॉय है। स्कैरेब्स बीटल की एक प्रजाति है जो इजिप्ट में बहुत पॉपुलर थी। हिप्पो गॉडेस टावरेट और क्रोकोडाइल गॉडेस अमिट को रिप्रेजेंट करता है। स्टीवन जब म्यूजियम से बाहर जाता है तो कैमरा एंगल एक पोस्ट कार्ड रैक को दिखाता है। इसी तरह का पोस्ट कार्ड हमने स्टार्टिंग में स्टीवन के हाथ में देखा था, जो उसकी माँ का भेजा हुआ था। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये पोस्ट कार्ड भी उसकी एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी मार्क की बदौलत है, जो स्टीवन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो खुद ही भेज रहा है, और वो भी उसी के म्यूजियम से खरीद के। स्टीवन का फ्रेंड दिखाया गया है एक ह्यूमन स्टैचू, यानी कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर जो स्टैचू की तरह रियलिस्टिक मेकअप करके एक्ट करता है। ये कैरेक्टर तब भी अपनी एक्टिंग कायम रखता है जब स्टीवन उसे अपनी लाइफ में चल रही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। शो के क्रेडिट्स में इस कैरेक्टर का नाम क्रॉली दिखाया गया है। मार्वल कॉमिक्स में बर्ट्रैंड क्रॉली एक होमलेस आदमी था जो मून नाइट के लिए इन्फॉर्मेंट का काम करता था, जो यहाँ शो में भी आगे चल के कुछ ऐसा ही करता हुआ दिख सकता है। स्टीवन अपने रूम में वापस पहुंच के सोने की जगह जागते रहने की तैयारी करता है, जिसमें वो खुद को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके, एक ऐप स्टेइंग अलाइव यूज करके और इजिप्शियन गॉड्स के बारे में बुक्स पढ़ के जागते रहने की कोशिश करता है। यहीं पर एक बुक में एक टाइटल दिखता है, द एनीड। एनीड उन 9 इजिप्शियन गॉड्स के ग्रुप को कहा जाता है, जिनको पहले भी मैंने मेंशन किया है। बट स्टीवन अपनी जागते रहने की कोशिश में फेल हो जाता है, और जब वो उठता है तो उसका जबड़ा डिसलोकेट हो चुका होता है, जो वो बड़ी मुश्किल से फिक्स करता है। और वो खुद को एक फील्ड में एक कैसल के पास पाता है, और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे फिर से सो जाने और अपनी बॉडी मार्क को सरेंडर करने के लिए कहती है। ये आवाज है इजिप्शियन मून गॉड खोंशू की, जिसने मार्क को अपनी पावर्स दी है। यानी कि बॉडी एक होते हुए भी स्टीवन उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता, और सिर्फ मार्क की पर्सनैलिटी मून नाइट की पावर्स यूज कर सकती है। स्टीवन अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे अपनी पॉकेट में एक गोल्डन स्कैरब मिलता है। स्कैरब्स बीटल्स की एक स्पीशीज होती है, जिन्हें एंशिएंट इजिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये वही बीटल्स है जिन्हें आपने मम्मी मूवीज में देखा होगा। बाय द वे, गोल्डन स्कैरब एक पॉपुलर गेम एल्डन रिंग्स का भी पार्ट है। यही हमें फर्स्ट टाइम खोंशू भी दिखता है, जिसे स्टीवन अपने पीछे खड़ा फील करता है, बट जब वो मुड़ता है तो उसे दिखती है एक कैसल। शायद यहीं से कूदने की वजह से उसे चोट लगी थी। ये कैसल जर्मनी की एल्ट्स कैसल है। इसी तरह की कैसल हमें व्हाट इफ के एपिसोड 1 में भी दिखी थी, जो हाइड्रा का बेस था। हाइड्रा ऑफ कोर्स अब एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसी की तरह की कोई और यूनिट का पार्ट हो सकता है आर्थर, जो आने वाले एपिसोड्स में शायद दिखाया जाए। स्टीवन यहाँ से भाग के एक विलेज में पहुंचता है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं आर्थर हैरो के सामने। आर्थर उन लोगों को बताता है कि उसका गोल है अर्थ पे हेवन क्रिएट करने का, जिसके लिए उन सभी को गॉड एमिट की जजमेंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आर्थर उसी भीड़ से एक आदमी के हाथ अपने हाथों में लेता है और उसके हाथ पे बना तराजू का टैटू मूव करने लगता है, और वो उस आदमी को वर्दी कह के जाने देता है। बट एक बूढ़ी औरत इसी टेस्ट में फेल हो जाती है, और आर्थर के ये कहने पे कि गॉड एमिट ने अपना डिसीजन ले लिया है, वो इंस्टेंटली मर जाती है। तभी एक गनमैन आके आर्थर को कैसल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि वो कैसल आर्थर का ही बेस है, जिसमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने आर्थर को देखा था। आर्थर स्टीवन को भीड़ में देख लेता है और उसे मर्सनरी यानी कि मार्क स्पेक्टर समझता है। वो स्टीवन से गोल्डन स्कैरब वापस मांगता है, जो स्टीवन खुशी खुशी देने जाता है, बट उसकी बॉडी और दूसरी पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। जब आर्थर के आदमी स्टीवन को पकड़ लेते हैं तो फिर से वो सडनली ब्लैंक आउट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो सभी आदमी नीचे गिरे हुए और स्टीवन के हाथ खून से भरे होते हैं। स्टीवन वहीं से एक आइसक्रीम ट्रक चुरा के भागता है, और जब एक आदमी ट्रक में घुस के उस पर अटैक करता है तो दोबारा वो ब्लैंक आउट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ में गन
गन होती है और बहुत सारे गुंडे मर चुके होते हैं। इसी बीच खोंशू की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो मार्क को वार्न करता है कि अगर स्टीवन ने वो गोल्डन स्कैरब खो दिया तो खोंशू उन दोनों को मार देगा। अब स्टीवन ट्रक चलाते चलाते थर्ड टाइम ब्लैंक आउट होता है और फिर खुद को ट्रक उल्टा चलाते हुए पाता है। जब वो ट्रक रोक के आखिर मरने वाला होता है तो फिर एक बार सडनली ब्लैंक आउट होके वो जब जागता है तो खुद को अपने रूम के बेड पे पाता है। खुद को चेंज्ड देखकर उसे लगता है कि वो सब एक सपना था। वो जब ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो गस को देख के रियलाइज करता है कि उसके 2 फिन्स हैं। वो गस को लेके उस पेट शॉप पे जाता है जहाँ शॉप की ओनर उसे कहती है कि वो कल भी उसके स्टोर पे आया था, जो स्टीवन को बिल्कुल भी याद नहीं है। यहीं पर पेट स्टोर ओनर नीमो फिश को मेंशन करती है। फाइंडिंग नीमो में नीमो का एक फिन दूसरे से छोटा था। साथ ही स्टीवन गस को एक ब्लेंडर में डाल के यहाँ लाता है। अम्ब्रेला अकेडमी शो में एक कैरेक्टर एजे कारमाइकल एक फिश है जो ऐसे ही जार में दिखता है। जेरेमी स्लेटर जो अम्ब्रेला अकेडमी के राइटर है, मून नाइट शो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। स्टीवन को अपनी डेट के बारे में याद आता है और वो वापस घर जाके रेडी होने लगता है। यहाँ पर वो 3 मिरर्स में खुद को देखता है जो उसके 3 पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीन्स में मिरर्स और फ्लोर पे पड़े पानी से उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। स्टीवन उस स्टीक हाउस पहुंच के अपनी डेट को कॉल करता है जो फ्राइडे की जगह संडे को उसका कॉल सुन के उसे दोबारा ना मिलने की बात करती है। यानी कि लास्ट 2 दिन कहाँ गए वो स्टीवन को बिल्कुल याद ही नहीं है। वो फिर अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ वो फ्लोर पे कुछ स्क्रैचेस नोटिस करता है और टेबल मूव करके वो अपनी वॉल के गैप से की और एक फोन निकालता है। फोन चेक करने पे उससे लाइला के बहुत सारे मिस्ड कॉल दिखते हैं। इन्हीं में से एक मिस्ड कॉल ड्यूचैम्प का भी दिखता है। कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर का बेस्ट फ्रेंड जीन पॉल ड्यूचैम्प था जो इजिप्ट में उस टाइम मौजूद था जहां मार्क इंजर्ड हुआ था। तो हो सकता है कि सीरीज में आगे हमें ड्यूचैम्प भी देखने मिले। तभी लाइला का फिर से कॉल आता है जो उठाते ही वो उसे मार्क कह के बुलाती है जो स्टीवन को कंफ्यूज कर देता है। लाइला कहती है कि वो कई महीनों से उसे कांटेक्ट करने को ट्राई कर रही थी। जब स्टीवन उसे पहचान नहीं पाता तो वो गुस्से से फोन कट कर देती है। तब स्टीवन को मार्क की आवाज सुनने लगती है जो उसे कहता है कि उसे हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर अचानक भूकंप जैसा फील करने पे वो अपने रूम से भाग के लिफ्ट से नीचे जाने को ट्राई करता है, बट लिफ्ट 2nd फ्लोर पे आके रुक जाती है और दूर हॉलवे में उसे खोंशू दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। स्टीवन पैनिक होकर डर जाता है, बट खोंशू की जगह एक ओल्ड लेडी लिफ्ट में घुसती है। लेडी के 5th फ्लोर पे उतरने के बाद जब स्टीवन रियलाइज करता है कि खोंशू उसके ठीक पीछे खड़ा है, वो फिर ब्लैंक आउट हो जाता है और खुद को फिर एक बस में पाता है। उसे अब खोंशू रोड पे भी दिखने लगता है। वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतरता है और रियलाइज करता है कि आर्थर भी उसी बस में था। उसे रियलाइज होता है कि आर्थर उसका पीछा कर रहा है। वो म्यूजियम में घुस के सिक्योरिटी को वार्न करने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। फाइनली आर्थर भी वहां पहुंच जाता है और जब वो स्टीवन से मिलता है तो वो एक कॉलम पे बने आर्ट वर्क को दिखा के उसे गॉड एमिट के बारे में बताता है। वो स्टीवन को ये भी बताता है कि वो एमिट के लिए काम करता है उसके अवतार के रूप में, जिसपे स्टीवन अवतार मूवी के ब्लू पीपल की बात करता है और एनिमे सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर का भी रेफरेंस देता है। जब स्टीवन बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है तो रियलाइज करता है कि वो भी उसी का भक्त है। आर्थर स्टीवन के हाथ पकड़ के उसे जज करने को ट्राई करता है और तराजू वाला टैटू हिलने लगता है, जिसके बाद आर्थर स्टीवन को कहता है कि उसके अंदर केओस है और उसे जाने देता है। रात होते ही हमें म्यूजियम के बाहर आसमान में मून दिखता है जो मून नाइट और खोंशू का सिंबल है। म्यूजियम में स्टीवन इन्वेंट्री चेक कर रहा होता है जब लाइट जाती है और उसे एक कुत्ते के रोने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक अलग सेक्शन में पहुंच जाता है जहां एक इजिप्शियन जैकल उसके पीछे पड़ जाता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड अनुबिस का सर जैकल का था जिसे गॉड ऑफ द डेड माना जाता था। स्टीवन वहां से भागकर बाथरूम में छुप जाता है जहां मिरर्स के थ्रू मार्क उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्टीवन को अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क को देना होगा वरना वो मारा जाएगा। और वॉल पे इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स ग्लो होने लगती हैं। इन्हीं में से एक शेप खोंशू की भी है। जैकल के बाथरूम में घुसने से पहले ही मार्क मून नाइट बन जाता है और जैकल को मार देता है और मून नाइट के फर्स्ट लुक के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था, यानी कि जैकल के मरने वाले सीन से जब मार्क स्पेक्टर एज मून नाइट उसे किल करता है। कट टू स्टीवन उठता है अपने बेडरूम में जहां वो फिर से खुद को चेंज पाता है। वो मार्क को आवाज लगाता है, बट जब उसे कुछ जवाब नहीं आता तो वो फिर से यही सोचता है कि ये सब कुछ एक ड्रीम था और शायद वो पागल हो रहा है।
जब स्टीवन वापस म्यूजियम पहुंचता है नोटिस करता है कि वहां जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि म्यूजियम का एक पार्ट बंद और बाथरूम भी डिस्ट्रॉयड होता है। स्टीवन सिक्योरिटी गार्ड जेबी को पूछता है कि क्या वो साथ में मिलके फुटेज देख सकते हैं, और जब वो फुटेज देखता है तो रियलाइज करता है कि उस फुटेज में सिर्फ स्टीवन ही अकेले दिख रहा है, जो कि डर के किसी से भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता। यानी कि टेप पर जैकल कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। फुटेज में स्टीवन खुद को बाथरूम से बाहर आते हुए देख के रियलाइज करता है कि वो मार्क को देख रहा है। इस सब इंसिडेंट और डैमेज के लिए स्टीवन को जिम्मेदार माना जाता है और उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। अब इस ब्रोशर पे मेंशन्ड है शिनकिविच साइकियाट्रिक ग्रुप का नाम। बिल शिनकिविच मून नाइट कैरेक्टर के आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने 1980 में फर्स्ट टाइम मून नाइट कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। यहाँ से निकल के स्टीवन अपने इकलौते फ्रेंड द ह्यूमन स्टैचू क्रॉली के पास जाता है, उसे बताने कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। क्रॉली से एक तरफा बात करते वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अभी भी उस स्टोरेज लॉकर की की है जो उसे फोन के साथ मिली थी। अब 5 ब्रांच ढूंढने के बाद स्टीवन को फाइनली सेंट्रल लंदन स्टोरेज की वो ब्रांच मिलती है जहां पर उसका लॉकर है। स्टीवन का स्टोरेज लॉकर नंबर है 43। मून नाइट वॉल्यूम 1 इशू 43 कॉमिक बुक इन्फिनिटी गॉन्टलेट सीरीज का सीक्वल था। इस इशू में मून नाइट अवेंजर्स की हेल्प करते हुए भी दिखा था। और अगर आप इस स्टोरेज लॉकर के QR कोड को स्कैन करोगे तो ये आपको ले जाएगा मार्वल की वेबसाइट पे, जहां एक फ्री मून नाइट कॉमिक्स भी है। इससे पहले द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखी मेद्रिपुर सिटी और लोकी सीरीज में दिखे रॉक्सकार्ट पे भी बेस्ड वेबसाइट्स हैं। रॉक्सकार्ट वाली वेबसाइट बंद हो चुकी है, लेकिन मेद्रिपुर वाली वेबसाइट अभी भी लाइव है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टोरेज यूनिट के अंदर हमें कई सारे आउटफिट्स, वेपन्स और डफल बैग मिलता है जिसमें कि पैसे होते हैं। ये ऑब्वियसली मार्क स्पेक्टर को बिलोंग करते हैं, जिसका पासपोर्ट और एक गोल्डन स्कैरब भी वही है। मार्क स्पेक्टर के पासपोर्ट पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ है मार्च 9, 1987। मून नाइट कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर ऑस्कर आइजैक का बर्थ डेट है मार्च 9। साथ ही यहाँ लोकेशन मेंशन्ड है इलिनॉइस USA। मून नाइट की कॉमिक्स में भी मार्क स्पेक्टर का बर्थ प्लेस शिकागो इलिनॉइस ही है। साथ ही उसके पासपोर्ट की इशूड डेट है 14 दिसंबर 2018। ये सेम डेट है जिस दिन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स रिलीज हुई थी। इस मूवी में स्पाइडरमैन 2099 का वॉइस ओवर ऑस्कर आइजैक ने दिया है। उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 15 दिसंबर 2028 को, और क्योंकि ये एक फ्राइडे है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस दिन कोई और मूवी रिलीज हो सकती है, स्पेशली मून नाइट को फीचर करते हुए। स्टोरेज के अंदर बने मिरर्स के थ्रू मार्क स्टीवन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसे इन सब चीजों से दूर जाने की जरूरत है, बट स्टीवन उसे मना कर देता है और सारा सामान अथॉरिटीज को वापस देने के लिए वहां से निकलता है। जब स्टीवन बैग लेके भाग रहा होता है तो खोंशू उसके पीछे पड़ जाता है। इसी सीन में खोंशू हमें प्रॉपरली दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिएटेड है मार्वल कॉमिक्स की तरह। स्टीवन जब बैग लेके दौड़ के बाहर निकलता है तो वो बाइक पे आ रही लाइला से टकराता है। वो रियलाइज करता है कि ये लाइला वही है जिससे उसने फोन पे बात की थी। लाइला भी मार्क के स्पेशल सूट के बारे में जानती है और वो उसे ये बताती है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। कॉमिक्स में मार्क रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी मार्लिन एलरॉन थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलरॉन उसी मिशन में मारा गया था जहां पर मार्क ने अपनी पावर्स गेन की थी। स्टीवन लाइला के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और फिर मिरर्स के थ्रू मार्क उससे बात करता है और उसे लाइला को इस सब में इन्वॉल्व करने से मना करता है। लाइला जिस बुक को उठाती है उसका नाम है ले प्लेयर्स। ये एक पोएम्स बुक है जो मेंशन करती है लोनलीनेस, सैडनेस और हार्ट ब्रेक को, जो कि स्टीवन की लाइफ के साथ बहुत सेट बैठता है। लाइला को स्टीवन के बैग से स्कैरब मिल जाता है और जब वो उसके बारे में उससे पूछ ही रही होती है तभी उसके डोर पे 2 एजेंट्स आ जाते हैं। एपिसोड के क्रेडिट में इन दोनों एजेंट्स के नाम है बॉबी और बिली। मार्वल कॉमिक्स में बॉबी और बिली उस मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे जहां मार्क स्पेक्टर बंद था। वो दोनों ही इजिप्शियन गॉड अमिट के लिए काम करते थे और यहाँ एपिसोड में हमें आगे चल के पता चलेगा कि वो दोनों हैरो के लिए काम कर रहे हैं। लाइला यहाँ पर गोल्डन स्कैरब लेके भाग जाती है, पर दोनों एजेंट स्टीवन को पकड़ के ले जाते हैं आर्थर हैरो के पास। कार में जाते टाइम वो मार्क स्पेक्टर की हिस्ट्री चेक करते हैं जहां वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के मरने की बात करते हैं। हो सकता है कि ये वही आर्कियोलॉजिस्ट हो जो किसी न किसी तरह से लाइला से रिलेटेड है। यहाँ पर मार्क की केस फाइल का नंबर है 1975। मार्वल कॉमिक्स में वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 1975 में पब्लिश हुआ था। ये वही इशू है जिसमें फर्स्ट टाइम मार्क स्पेक्टर एज मून नाइट इंट्रोड्यूस हुआ था। जिस QR कोड को स्कैन करने की बात मैंने पहले की वो भी आपको इसी इशू पे लेके जाएगी।
यहाँ आर्थर हैरो स्टीवन से बात करते वक्त उसे कहता है कि उसे खोंशू से डरने की जरूरत नहीं है और वो खुद भी खोंशू का अवतार रह चुका है। मार्वल कॉमिक्स में खोंशू के बहुत सारे अवतार थे, लेकिन आर्थर हैरो उनमें से एक नहीं था, तो हो सकता है कि आर्थर स्टीवन से झूठ बोल रहा है। यहीं पर आर्थर अपने एक फॉलोवर विक्टर को मेंशन करता है जो यूकटन से है। मार्वल कॉमिक्स में आर्थर हैरो अपने इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स इसी यूकटन सिटी में कर रहा था। आर्थर स्टीवन को कहता है कि वो फिस्ट ऑफ वेंजेंस नहीं है। 2020 की मार्वल कॉमिक्स अवेंजर्स एज ऑफ खोंशू की स्टोरी लाइन में मून नाइट घोस्ट राइडर की स्पिरिट ऑफ वेंजेंस टीम के साथ मर्ज करता है, जहां हमें मिलती है फिस्ट ऑफ वेंजेंस। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट को फिस्ट ऑफ खोंशू कह के भी रेफर किया जाता है, तो ये उसी चीज का रेफरेंस है। अब यहाँ हमें पता चलता है उस गोल्डन स्कैरब का रियल यूज। ये एक तरह का कंपास है जो गॉड एमिट के टूम तक लेके जा सकता है, जहाँ जाके आर्थर हैरो उसे फिर से जगाने वाला है। आर्थर ये भी बताता है कि गॉड एमिट का मकसद है बुराई को खत्म करके अर्थ को ही हेवन बनाना, यानी कि जो बात मैंने लास्ट एपिसोड में की थी, कोई भी बुराई होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। ये बिल्कुल सिमिलर है प्रोजेक्ट इनसाइट की तरह, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा था। प्रोजेक्ट इनसाइट में एक एल्गोरिदम यूज किया गया था जो था थ्रेट्स को ट्रैक करने के लिए जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन हाइड्रा ने अर्नम जोला के एल्गोरिदम यूज करके उन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया जो फ्यूचर में हाइड्रा के लिए खतरा हो सकते हैं, यानी कि खतरा बनने से पहले ही उन लोगों को खत्म करने की कोशिश की। स्टीवन इस चीज के अगेंस्ट जाके आर्थर को गोल्डन स्कैरब देने से मना करता है। यहीं पर स्टीवन आर्थर को एक इवल मैजिशियन बुलाता है और विलन हमेशा ये बिग 3 होते हैं, एलियंस, एंड्रॉइड्स और विजर्ड्स। What big three? Androids, aliens and wizards. तभी लाइला वहां पहुंच जाती है गोल्डन स्कैरब के साथ और स्टीवन को मार्क समझ के सूट समन करने को कहती है। जब आर्थर रियलाइज करता है कि वो गोल्डन स्कैरब उसे नहीं देने वाले, वो अपनी क्रोकोडाइल वाली केन यूज करता है गॉड एमिट की पावर से एक जैकल को समन करने के लिए। इस मैजिकल पावर का कलर भी पर्पल है, बिल्कुल वांडा विजन सीरीज में दिखी अगाथा हार्कनेस की पावर्स के कलर की ही तरह। जब जैकल स्टीवन पे अटैक करता है तो लाइला उसे देख नहीं पाती। जैकल की हिट से स्टीवन खिड़की से नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते वो सूट को समन करने की कोशिश में सूट कहता है और एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग के साथ वो पहने दिखता है मिस्टर नाइट का सूट। मार्वल कॉमिक्स में एक अलग सीरीज में मार्क स्पेक्टर मिस्टर नाइट वाला सूट पहने तब दिखता है जब वो अथॉरिटीज के साथ मिलके एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है, बट यहाँ सीरीज में उसे इस तरह दिखाया गया है जैसे स्टीवन के पास पावर्स है मिस्टर नाइट का सूट समन करने की, जो कि थोड़ा कम पावरफुल है। स्टीवन जैकल को पंच करता है और वो रियलाइज करता है कि सूट की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहीं पर वो बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली का एक कोट कहता है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। यहाँ पर जो वेपन स्टीवन यूज करता है वो मून नाइट के ट्रंचन है। ये एक मल्टीपर्पज वेपन है जो हुक या फिर बेटन की तरह यूज किया जा सकता है, बट फाइट में मार खा के स्टीवन फाइनली रियलाइज करता है कि वो मार्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल देना पड़ता है। मार्क का कंट्रोल लेते ही मून नाइट का मैजिकल सूट उसे कवर कर लेता है। यही फाइट में मून नाइट एक डबल डेकर बस से टकराता है। इस बस पे एक एड है GRC द ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल की। GRC फर्स्ट टाइम द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखी थी, यानी कि ये चीज कंफर्म होती है कि मून नाइट सीरीज अवेंजर्स एंड गेम और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद ही सेट है। मून नाइट जैकल को मारने के लिए अपने वेपन क्रेसेंट डार्ट्स यूज करता है। मार्वल कॉमिक्स में ये डार्ट्स बने हुए हैं एडमेंटियम मेटल से, वही मेटल जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं, लेकिन MCU में फिलहाल तो एडमेंटियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वेपन एडमेंटियम का ना दिखा के वाइब्रेनियम का दिखाया जाए। जैकल को मारने के बाद मार्क स्टीवन को बॉडी का कंट्रोल वापस देने से मना करता है। खोंशू भी स्कैरब हैरो के हाथ लगने की वजह से मार्क से गुस्सा होता है और उसे वार्न करता है कि वो अगर उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो अपना नेक्स्ट अवतार लाइला को बनाएगा। अब वो लोग होते हैं एक रूम में जहाँ पे मिरर के थ्रू हमें दिखता है डरा सहमा स्टीवन ग्रांट और बेड के साथ बैठा मार्क स्पेक्टर, जिस रूम की विंडो से हमें दिखती है वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स वही जगह है जहाँ पर सभी रॉयल टूम्स हैं, यानी कि किंग और क्वींस के टूम्स, और इसी रूम से खिड़की के बाहर की लोकेशन दिखाते हुए एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है लाइला के साथ, जो मार्क को फॉलो करने के लिए इजिप्ट जाने का फेक पासपोर्ट बना रही होती है।
पिछले एपिसोड में मार्क के पासपोर्ट पे ऑस्कर आइजैक का डेट ऑफ बर्थ था, वहीं इस एपिसोड में लाइला के पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर। लाइला को प्ले कर रही एक्ट्रेस मे कैलम्बी का बर्थडे भी 28 अक्टूबर को ही आता है। इस फेक पासपोर्ट को बनाने वाली लेडी मेंशन करती है लाइला के फादर को, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। मार्वल कॉमिक्स की मून नाइट सीरीज में आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलरॉन की बेटी का नाम था मार्लिन, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर की गर्लफ्रेंड थी। कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर एज अ मर्सनरी एक क्रिमिनल बुशमैन को पकड़ने के लिए इजिप्ट जाता है और वहीं पर उस मिशन के दौरान मार्लिन का फादर पीटर एलरॉन मारा जाता है। और एपिसोड में आगे चल के ये हिंटेड भी है कि लाइला के फादर के मरने के पीछे शायद मार्क का ही हाथ है, और मून नाइट सीरीज भी फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रही है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो चोरों के घर चोरी करती है, यानी कि एंटीक्स को चोरों से चुरा के उन्हें उनके रियल ओनर के पास पहुंचाती है। इसके बारे में और डिटेल और उसका मैड्रिपुर के साथ कनेक्शन एपिसोड में आगे जाके पता चलेगा। अब इस फेक पासपोर्ट बनाने वाली लेडी के नाम के पीछे भी एक छोटा सा ईस्टर एग छुपा है। इस कैरेक्टर का नाम है लगैरो। लगैरो मार्वल कॉमिक्स में 1940s में फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले एक सुपर हीरो डायनामैन का नाम था, और इस सुपर हीरो का कनेक्शन इजिप्ट के साथ भी था। लेकिन डायनामैन इतना पॉपुलर सुपर हीरो नहीं था, और मोस्ट प्रॉब्ली हमें सुपर हीरो डायनामैन को फ्यूचर में MCU में नहीं देखने वाले। लेकिन लगैरो शायद इसी नाम की तरफ एक हिंट हो सकती है। अब हम इजिप्ट में देखते हैं आर्थर हैरो को, जो गोल्डन स्कैरब यूज करके गॉड एमिट की टूम तक पहुंच चुका है। वहीं उसे खबर मिलती है कि मार्क भी इजिप्ट में आ चुका है। दूसरी तरफ मार्क हमें दिखता है आर्थर के कुछ आदमियों के पीछे, जहां वो उनसे टूम की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। यहीं पर मार्क स्पेक्टर और उन आदमियों के बीच एक नाइफ फाइट होती है, जो कि इंडियाना जोन्स मूवी की वाइब देता है। अब इन 3 अटैकर्स में से एक काफी यंग लड़का होता है, जिसे मार्क सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन स्टीवन वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट होने की वजह से बॉडी का कंट्रोल खुद ले लेता है और इजिप्ट से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए कैब भी कर लेता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में जब मार्क का कंट्रोल वापस आता है, तो हमें मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम चीज दिखाई गई है जैसे स्टीवन के ब्लैकआउट होने के बाद होता था। इस कैब में रेडियो पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा है, वही सेम म्यूजिक इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में भी सुनने मिलेगा। मार्क कैब को रुकवाकर आर्थर के उन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर मिरर के थ्रू स्टीवन मार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो फिर से एक रूफ टॉप पे होता है और वो रियलाइज करता है कि उन 3 में से 2 लोगों को उसने मार दिया है। लेकिन इन लोगों को ना ही मार्क ने मारा है और ना ही स्टीवन ने, जो कि हिंट देता है मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ। कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर की ये थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली थी, जो कि एक कैब ड्राइवर था। लेकिन हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस पर्सनैलिटी को कुछ और ही दिखाया जाए, एक मोर डार्कर और डेंजरस वर्जन जो मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब खोंचू के कहने पे मार्क उस तीसरे आदमी को बिल्डिंग की एज तक ले जाता है, जहां पर गॉड एमिट का वफादार होने की वजह से वो लड़का खुद को गिराकर अपनी जान दे देता है। अब मार्क के खोंचू को उकसाने पे वो बताता है कि कई हजारों सालों पहले उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सभी गॉड्स ने उसे बैनिश कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सभी इजिप्शियन गॉड्स के अवतार्स को इकट्ठा करके उनके सामने आर्थर हैरो की सच्चाई बताना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो डे को नाइट बना देता है, जहां हमें फिर से मून नाइट का साइन दिखता है। खोंचू मार्क को एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर ले जाता है। यहाँ उसे मिलती है येट्जिल, जो कि गॉडेस हैथर की अवतार है, और फिर एक एक करके बाकी सभी इजिप्शियन गॉड्स के अवतार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गॉड्स की इस मीटिंग में मार्क हैथोर के अलावा और भी कई गॉड्स से मिलता है, जिनमें होरस, ईसिस, टेफनट और ओसिरिस है। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से हैथोर है म्यूजिक और लव की गॉडेस, होरस है गॉड ऑफ वॉर और स्काई, ईसिस है गॉडेस ऑफ हीलिंग और मैजिक, टेफनट है गॉडेस ऑफ रेनफॉल, और ओसिरिस है गॉड ऑफ द डिसीज, यानी कि जो लोग मर चुके हैं। इनमें से कुछ गॉड, जिनमें होरस, ईसिस और ओसिरिस, मार्वल कॉमिक्स के इशू 239 में 1966 में फर्स्ट टाइम दिख चुके हैं। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गॉड्स के सिर्फ अवतार ही ह्यूमन फॉर्म में अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन इजिप्शियन गॉड्स ने हजारों सालों पहले ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। यही सेम कंसेप्ट हमें इटर्नल्स मूवी में इटर्नल्स के थ्रू भी पता चला था।
अब मार्क के थ्रू खोंशू गॉड्स से बात करने लगता है, जिसमें वो मेनली आर्थर हैरो के गॉड एमिट को जिंदा करने की बात करता है। इन्हीं सब बातों के बीच खोंशू ओवरवॉइड को मेंशन करता है। ओवरवॉइड एक ऐसी जगह है जो मार्वल कॉमिक्स में भी पहले मेंशन हो चुकी है। जैसे थॉर और लोकी असगार्ड से बिलोंग करते हैं, वैसे ही ये सभी इजिप्शियन गॉड्स एक ऐसी सिमिलर एरिया ओवरवॉइड से बिलोंग करते हैं। अब खोंशू की बात सुन के बाकी गॉड्स आर्थर को समन करते हैं, लेकिन आर्थर बहुत शांति से ये एक्सप्लेन कर देता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा वो खोंशू को ही गलत प्रूव कर देता है मार्क की पर्सनैलिटी और उसकी मेंटल इलनेस को लेके। मार्क से पूछने पे वो अग्री करता है कि वो ठीक नहीं है। अब मार्क की पर्सनैलिटीज के रीजन से ही बाकी के गॉड्स खोंशू पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन गॉडेस हैथर को मार्क की बातों पे ट्रस्ट होता है, जिसलिए वो उसे सेन्फू को ढूंढने के लिए भेजती है। वो उसे बताती है कि सेन्फू की कब्र में कुछ ऐसे क्लूज हैं जो उन्हें गॉड एमिट की टूम तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। सेन्फू को ढूंढते वक्त लाइला मार्क से मिलती है और उसे कहती है कि सेन्फू को ढूंढने में वो उसकी मदद कर सकती है। फिर लाइला और मार्क एक बोट के थ्रू एंटन मोगर्ट को मिलने जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स में एंटन मोगर्ट एके मिडनाइट मैन एक आर्ट और ज्वेल्स का थीफ था, जो कि अपनी सारी चोरियां मिडनाइट पे करता था, और वो मून नाइट के विलन्स में से एक है। एंटन मोगर्ट के कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर गैस्पर्ड यूलेल की इसी साल जनवरी में एक स्कीइंग एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई, और एपिसोड के एंड में एक डेडिकेशन गैस्पर्ड के लिए दिया गया है। एंटन के अड्डे पे उन्हें जो आके ग्रीट करता है उसका नाम है बैक। कॉमिक्स में करीश बैक भी मून नाइट के विलन्स में से एक था। अब यहीं पर बैक लाइला से कहता है कि एंटन और लाइला को मैड्रिपुर में हुए इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत है। अब हमें स्टार्टिंग में ये भी पता चला कि लाइला ब्लैक मार्केट से एंटीक्स खरीद के बेचती है, और यहाँ पर एंटन के थ्रू उसका मैड्रिपुर से भी कनेक्शन है। मैड्रिपुर वही सिटी है जिसे हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और उस सीरीज के एंड में शैरन कार्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखी थी। तो हो सकता है कि किसी न किसी तरह से लाइला का शैरन कार्टर के साथ भी कनेक्शन हो। यहाँ पर जो गेम एंटन मोगर्ट खेल रहा है उसका नाम है एल मरमा। ये इजिप्ट में खेली जाने वाली एक एंशिएंट गेम है जो कि मॉडर्न टाइम में फेंसिंग गेम के सिमिलर है। अब एंटन उन्हें सेन्फू की कब्र तक ले जाता है, और मार्क और लाइला उस कब्र पे बने एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस कब्र पे लिखे हुए हैं हीरोग्लिफिक्स जो कि स्टुंडन वॉक नाम से जाने जाते हैं। इस तरह के टेक्स्ट कब्र पे इसलिए लिखे जाते हैं ताकि सोल्स को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए गाइड किया जा सके। लाइला रियलाइज करती है कि मार्क उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, और वो उसे स्टीवन की हेल्प लेने को कहती है। स्टीवन मार्क से कहता है कि वो तभी हेल्प करेगा जब उसे वो उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस दे देगा। इस सब के बीच ही आर्थर वहां पे पहुंच जाता है और अपनी क्रोकोडाइल वाली छड़ी यूज करके सेन्फू की कब्र को तोड़ देता है। जो मैजिकल मंत्र बोलने के लिए वो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो कॉप्टिक लैंग्वेज है। कॉप्टिक लैंग्वेज एंशिएंट इजिप्ट की एक रियल लैंग्वेज है। यहीं पर आर्थर लाइला के फादर के मर्डर की बात करता है, और इस तरफ इशारा करता है कि मार्क का उसमें किसी तरह से हाथ हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मून नाइट कॉमिक्स में जब मार्लिन एल्रॉन का फादर मरता है, मार्क स्पेक्टर भी वहीं होता है, और ये वही जगह होती है जहां उसे पावर मिलती है। तो हो सकता है कि इस सीरीज में उसे थोड़ा सा ट्विस्ट देके मार्क को ही उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार दिखाया जाए। आर्थर के निकल जाने पे मार्क मून नाइट बन के एंटन के लोगों पे अटैक करता है। इसी बीच लाइला कोशिश करती है उस टूटी हुई कब्र के बीच से सारे क्लूज इकट्ठा करने की। मार्क को लोगों को मारते हुए देख के स्टीवन बॉडी का कंट्रोल खुद ले लेता है, और हमें फिर से दिखता है मिस्टर नाइट। अब स्टीवन खुद कुछ देर तक फाइट करता है, लेकिन जब वो इंजर्ड हो जाता है तब वो हील नहीं हो पाता। यानी कि मून नाइट की कॉस्ट्यूम की वजह से जो पावर्स मार्क को हील करती है वो स्टीवन को हील नहीं कर पाती। इसी वजह से वो बॉडी का कंट्रोल फिर से मार्क को दे देता है। वापस आते ही मार्क अपनी बॉडी को हील करता है और सभी गुंडों को मार के लाइला को भी बचाता है। जब वो लोग क्लूज लेके वहां से निकलते हैं तो घड़ी में ठीक 12 बज रहे होते हैं, यानी कि मिडनाइट। और जैसे कि मैंने पहले बताया, एंटन मोगर्ट मिडनाइट मैन के नाम से जाना जाता था, और ये घड़ी में दिख रहा टाइम उसी तरफ इशारा करता है। अब मार्क और लाइला रेगिस्तान के बीच उन क्लूज के टुकड़ों को जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें फिर से रियलाइज होता है कि स्टीवन के बिना वो ये क्लू सॉल्व ही नहीं कर सकते। मार्क फाइनली स्टीवन को बॉडी वापस देता है, और स्टीवन इमीडिएटली क्लू सॉल्व कर लेता है और रियलाइज करता है कि वो एक स्टार मैप है। जब लाइला इस मैप में स्टार्स की पोजीशन के थ्रू लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे कोई लोकेशन मिलती ही नहीं है। अब स्टीवन लाइला को बताता है कि सेन्फू ने ये स्टार मैप 2000 साल पहले बनाया था, और वैसे तो स्टार्स बहुत स्लो मूव करते हैं, लेकिन 2000 सालों में जितना वो मूव कर चुके होंगे ये लोकेशन कहीं और ही होगी। यानी कि करंट स्टार्स की पोजीशन देख के वो 2000 साल पुरानी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। अब खोंशू स्टीवन की हेल्प लेता है मिस्टर नाइट के सूट में, और आसमान को फिर वैसा ही चेंज करता है जैसा उस रात को था 2000 साल पहले।
और अपना मैजिक यूज करके खोंशू 2000 साल पुरानी रात फिर से ले आता है, जिसमें स्टार्स की पोजीशन देख के लाइला वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेती है जहां पर गॉड एमिट की टूम्ब है। इन स्टार्स की पोजीशंस के थ्रू हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 290 नॉर्थ 250 ईस्ट, जो कि एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इजिप्ट के, और लाइला के डिवाइस पे इन कोऑर्डिनेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन है 29.9705 नॉर्थ 31.1354 ईस्ट, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है। लेकिन ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर करने के लिए अपनी पावर्स यूज करने की वजह से खोंशू को बाकी सभी गॉड्स फिर से बैनिश कर देते हैं और उसे बदल देते हैं एक मिट्टी की मूर्ति में। इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऐसी मूर्तियों को शाब्दी कहा जाता है, जो कि जनरली फ्यूनरल्स के लिए यूज होते हैं। अब खोंशू के जाने की वजह से मार्क की मून नाइट वाली पावर्स भी चली जाती हैं। एपिसोड के एंड में आर्थर उसी पिरामिड में पहुंचता है जहां पर खोंशू की मूर्ति है, और वो खोंशू के इसी स्टैचू से बात करते वक्त उसे थैंक्स भी कहता है और उसे ये कहता है कि उसके अवतार के थ्रू उसे किल करने में बहुत मजा आया। यानी कि पिछले एपिसोड में की गई बात कि आर्थर हैरो खोंशू का अवतार था सच है, और ये बात इस तरफ भी हिंट देती है कि मार्क और स्टीवन के अलावा जो थर्ड पर्सनालिटी इस बॉडी में ट्रैप्ड है वो शायद खोंशू के लिए किल करना पसंद करता है। अब कॉमिक्स में तो ये थर्ड पर्सनालिटी जेक लॉकली था, जो एक कैब ड्राइवर के रूप में इन्फो कलेक्ट करता था मार्क स्पेक्टर के लिए, और अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर जेक लॉकली दिखाया जाता है तब भी शायद उसका जॉब टैक्सी ड्राइवर का तो नहीं होने वाला। तो एपिसोड 4 शुरू होता है होरस के अवतार के साथ, जो खोंशू के स्टैचू को उस जगह रखता है जहां बाकी सभी इम्प्रिजन्ड गॉड्स के स्टैचूज हैं। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से तो इनीड में सिर्फ 9 गॉड्स थे, लेकिन यहाँ पर हमें 10 स्टैचूज ऑलरेडी दिख रहे हैं और कुछ गॉड्स के अवतार अभी भी बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एमसीयू में इससे भी ज्यादा कई और इजिप्शियन गॉड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हमें फिलहाल पता नहीं है, और मून नाइट की सारी हिस्ट्री रिलेट करती है इजिप्शियन गॉड्स के अराउंड। एपिसोड 4 की ट्विस्टेड स्टोरी में हम एंड में मार्क को देखते हैं एक मेंटल असाइलम में, और मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से मार्क को यहाँ से बाहर निकालने में गॉड अनुबिस का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मून नाइट सीरीज में मार्क को इस असाइलम से बाहर निकालने में शायद कोई और ही गॉड हेल्प करेगा, जिसके बारे में एंड में बात करूंगा। अब हमें दिखता है स्टीवन, जो कि पिछले एपिसोड में बेहोश हो गया था। लाइला उसे जगाने की कोशिश करती है, बट जब वो रियलाइज करती है कि हैरो के आदमी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े हैं, तो वो उसे खींच के ट्रक तक लाने की कोशिश करती है, और फिर वो अपनी सूझबूझ और चालाकी से एक फ्लेयर यूज करके उस एनिमी ट्रक को ही उड़ा देती है। स्टीवन को भी होश आ जाता है और लाइला उससे मार्क को बॉडी सौंपने को कहती है, लेकिन स्टीवन रिफ्यूज कर देता है ये कह के कि क्योंकि अब खोंशू एग्जिस्ट नहीं करता तो मार्क के प्रॉमिस के हिसाब से अब स्टीवन उसे बॉडी वापस नहीं देने वाला। अब वो दोनों ट्रेवल करके जाते हैं उस डायरेक्शन में जहां गॉड एमिट की टूम्ब है। यही रास्ते में उन्हें एक गोट भी दिखती है। मून नाइट के एपिसोड 2 में जब स्टीवन आर्थर हैरो से मिलता है तो उस गांव में भी उसे एक गोट दिखती है। अब इजिप्शियन गोट गॉड है खनुम, तो हो सकता है कि मून नाइट के फ्यूचर में इस गोट गॉड का भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो। वो दोनों जब टूम की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो रियलाइज करते हैं कि आर्थर और उसके आदमी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। उन्हीं के बनाए हुए कैंप से वो सप्लाईज इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो वहां पड़े कुछ टूल्स मिस कर देते हैं। ये टूल्स है मम्मीफिकेशन टूल्स। एंशिएंट इजिप्ट में मम्मीज को बनाने के लिए ये टूल्स यूज किए जाते थे, यानी कि बेसिकली बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए, जो कि एपिसोड में आगे यूज होते हुए भी दिखेगा। अब स्टीवन और लाइला के डिस्कशन में स्टीवन उसे बताता है कि मार्क लाइला को खोंशू से बचा रहा है क्योंकि खोंशू लाइला को अपने नेक्स्ट अवतार के रूप में चाहता है। इसी सब बातों के बीच लाइला स्टीवन को किस कर लेती है और कुछ सेकंड्स के लिए सही, पर मार्क कंट्रोल लेके खुद को ही पंच करता है ताकि वो स्टीवन को हर्ट कर सके। अब टूम की अंडरग्राउंड लोकेशन पे पहुंचने पे स्टीवन को लाइला ये भी बताती है कि उसका फादर एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मारा गया था, जो कि हमें वापस लेके आता है मून नाइट कॉमिक्स की स्टोरी पे, जिसमें सिमिलर स्टोरी में ऐसे ही सिचुएशन में मार्लिन एलरॉन का फादर मारा गया था जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, और एमसीयू में लाइला मार्लिन का ही कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है। और आगे चल के हमें आर्थर के थ्रू ये भी पता चलेगा कि उसका फादर एक मर्सनरी के हाथों मरा था, जो कि कोई और नहीं बुशमैन ही है। अब लाइला और स्टीवन इस टूम्ब की मेज में खो जाते हैं, यानी कि ये टूम्ब एक भूल भुलैया है, बट स्टीवन फिगर आउट कर लेता है कि इस भूल भुलैया की शेप आई ऑफ होरस से मैच करती है, और वो ये भी फिगर आउट कर लेता है कि गॉड एमिट का अवतार एक फेरो था।
अब आई ऑफ होरस एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में एक सिंबल और कंसेप्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग और प्रोटेक्शन को। एंशिएंट इजिप्ट के किंग्स फेरोज माने जाते थे। इजिप्शियन लोगों का बिलीफ था कि फेरोज गॉड्स और मैन के बीच के मीडिएटर्स हैं और एक फेरो की डेथ के बाद उसके बेटे को उसकी पोजीशन दे दी जाती थी। यही रीजन था कि एंशिएंट इजिप्ट में किंग्स हमेशा एक ही खानदान के होते थे। अब जब लाइला और स्टीवन नेक्स्ट रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां दिखता है खून से भरा टेबल जिसके साथ में कुछ जार्स और कुछ वेपन्स पड़े होते हैं। अब इसी रूम की वॉल पे हेका प्रीस्ट के ड्राइंग्स होते हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से हेका गॉड ऑफ मैजिक और मेडिसिन है और यहाँ पर हेका प्रीस्ट को उसी के फॉलोअर्स माना गया है। मार्वल कॉमिक्स में हेका नट नाम से एक इजिप्शियन सॉर्सर जरूर एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसका मून नाइट से कुछ रिलेशन नहीं था। अब जब वो दोनों उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं तभी एक मम्मीफाइड हेका प्रीस्ट वहां आ जाता है जो अपने साथ में लेके आता है बॉबी को, जिसे वो मार के मम्मी बनाने की कोशिश करता है। अब हेका प्रीस्ट से बचने के लिए स्टीवन और लाइला अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। लाइला जिस रास्ते से जाती है उस तरफ खाई होती है जिसकी एज से चलते हुए वो दूसरी तरफ पहुंचती है। यहीं पर एक और हेका प्रीस्ट उस पर अटैक करता है और फाइट करते हुए फ्लेयर यूज करके वो उसे नीचे फेंक देती है। इसी खाई की दूसरी तरफ से आर्थर हैरो उसे देखता है। जब लाइला हेका प्रीस्ट से फाइट कर रही होती है तो वो उसे पहाड़ी के गैप के बीच में अंधेरे में खींच लेता है, जहां से वो फिर भागते हुए खुद को फ्री करवाती है। ऐसा ही सिमिलर सीन मून नाइट के एपिसोड 1 में भी देखने मिला था, जब जैकल बाथरूम से बाहर आने की कोशिश करता है और मून नाइट उसे खींच के अंदर ले जाता है। अब मम्मी को हराने पर आर्थर लाइला की तारीफ करता है, जिससे चिढ़ के वो वहां से जाने लगती है, लेकिन आर्थर उसे आवाज लगाता है माई लिटिल स्कैरब कह के। इसी सेम नाम से उसका फादर भी उसे बुलाता था। अब आर्थर लाइला को बताता है कि उसके फादर की डेथ के पीछे मार्क का हाथ है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लाइला के फादर के नाम के साथ रिलेट करती है। उसके फादर का नाम है अब्दुल्ला एल फाउली। अब कॉमिक्स में अब्दुल फाउल एक ऐसा कैरेक्टर था जो आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्शियन सुपर हीरो था, जिसे स्कारलेट स्कैरब के नाम से जाना जाता था। उसके पास एक एंशिएंट रूबी स्कैरब था जो उसे पावर्स देता था सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइट की, और उसके बाद उसका बेटा सेकंड स्कारलेट स्कैरब बना था। तो हो सकता है कि लाइला का जो ये नाम है लिटिल स्कैरब वो उसी तरफ हिंट दे रहा है कि आगे चल के लाइला स्कारलेट स्कैरब बन सकती है। अब दूसरी तरफ स्टीवन पहुंच जाता है उस रूम में जहां पर गॉड एमिट के अवतार की कब्र है। अब इस रूम में घुसते ही वो दो चीजों को नोटिस करता है। एक है टुटमोस II। टुटमोस II भी एंशिएंट इजिप्ट का एक फेरो था और उसके अलावा वो दूसरा नाम लेता है नेफरटीटी का। नेफरटीटी एंशिएंट इजिप्ट की एक क्वीन थी। अब स्टीवन कब्र पे मैसेडोनियन लैंग्वेज पढ़ता है। इस मैसेडोनियन लैंग्वेज को पढ़ के उसे रियलाइज हो जाता है कि ये कब्र अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया किंगडम का राजा था जिसने कि ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को कंकर कर लिया था। अब स्टीवन अलेक्जेंडर की कब्र को खोलता है और उसमें से गॉड एमिट का स्टैचू निकालता है। तभी लाइला भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में वो मार्क से बात करने के लिए कहती है। इंस्टेंटली मार्क बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और लाइला को कंफर्म करता है कि जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी वो वहीं पर मौजूद था, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने उसके फादर को नहीं मारा लेकिन उसके पार्टनर ने उसे मारा है। और इवन मार्क ने उसके फादर को बचाने की भी कोशिश की, जिस चक्कर में वो खुद इंजर्ड हो गया और ऑलमोस्ट मरने वाला था। और ये चीज कॉमिक्स की स्टोरी के साथ भी बिल्कुल मैच करती है, जहां सिमिलरली जब मार्क मरने वाला था तो उसे खोंचू के स्टैचू के पास छोड़ा गया और खोंचू के साथ डील करके उसे मून नाइट की पावर मिली थी। अब इन दोनों के झगड़े के बीच हैरो के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। मार्क लाइला को छुपने के लिए कहता है और खुद अलेक्जेंडर की कब्र से एक वेपन उठा के उन लोगों से फाइट करने लगता है, और हैरो गुस्से में आके उसे शूट कर देता है। मार्क की बॉडी पानी में गिरती है और डूबती जाती है, जिसके बाद अंधेरा हो जाता है और फिर हमें लाइट दिखती है, और जिसके बाद स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है। अब स्क्रीन 4:3 की हो जाती है और हम देख रहे हैं एक ओल्ड एडवेंचर मूवी जिसका नाम है टॉम बस्टर। इस मूवी का हीरो है डॉक्टर स्टीवन ग्रांट, जो एक यंग लड़के के साथ मिलके कुछ ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली उन्हें मिलता है फाइनली उन्हें मिलता है लूनर गॉड एज़टेक का स्टैचू। अब धीरे धीरे कैमरा पैन आउट होता है और हमें पता चलता है कि हम एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं। अब एक सिनेमैटिक शॉट में इस मेंटल हॉस्पिटल के सभी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, और अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये सारे कैरेक्टर्स हमने मून नाइट सीरीज के पिछले एपिसोड्स में ऑलरेडी देखे हैं। इन कैरेक्टर्स में जो बिंगो के नंबर्स काउंट कर रहा है वो क्रॉली है, यानी कि गोल्डन स्टैचू मैन। क्रॉली सबसे पहले बिंगो नंबर B22 कहता है।
जो कि रेफरेंस हो सकता है मून नाइट की वॉल्यूम 1 इशू 22 का, जिसकी स्टोरी एक ऐसे ही रिसर्च हॉस्पिटल के अराउंड बिल्ड है। इसके अलावा भी वो कुछ और नंबर्स कहता है जिनमें G15, T16, B7, N39 और I2 भी है। ये सभी नंबर मून नाइट कॉमिक्स के इश्यूज से रिलेट करते हैं। इसके अलावा हमें एक आदमी दिखता है रूबिक्स क्यूब के साथ खेलते हुए, जो हमने स्टीवन को भी बहुत बार करते हुए देखा है। क्रॉली के अलावा एपिसोड 1 में दिखा वेटर भी यही दिखता है और डोना दिखती है एक प्लस स्कैरब टॉय के साथ खेलते हुए। ये वही प्लशी टॉयज है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में म्यूजियम में देखा था। यहीं पर डोना के पीछे की घड़ी की एक सुई खोंचू की स्टिक के क्रेसेंट मून की तरह दिखती है। डोना को मेडिसिन देती है बॉबी कैनेडी, जो कि आर्थर के एजेंट्स में से एक थी, और लास्ट एपिसोड में दिखा बैग कपकेक्स की कार्ट लेके आता है। एपिसोड 1 में जिस वैन को लेके स्टीवन भागता है उसके ऊपर भी कपकेक बना था। यही हमें लगैरो भी दिखती है जो खोंचू की फोटो ड्रॉ कर रही होती है। और फाइनली मार्क को दिखाने से पहले हमें दिखती है गस द गोल्डफिश। और एपिसोड 2 में दिखा दूसरा एजेंट बिली मार्क को व्हील चेयर पे एक विंडो के सामने लाके रोकता है। मार्क के सामने ही एक व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं, जिनमें एक और फोटो ऐड करती है लाइला, जो कि वही व्हाइट कलर की कैंडी खा रही है जो वो पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में भी खाते हुए दिखी थी। और ये वही फोटोज है जिन्हें हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो स्टीवन के हिसाब से उसकी माँ ने उसे भेजे थे। जब लाइला स्टीवन से बात करने के लिए उसके पास आती है तो उसकी एक उंगली पे एक बैंडेज दिखता है जिसपे रेड स्कैरब की पेंटिंग है। ये एक हिंट हो सकती है स्कारलेट स्कैरब की तरफ, जिसे मैंने पहले बताया था। हो सकता है कि ये स्कारलेट स्कैरब का एक रेफरेंस ही हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि मून नाइट के सीजन 2 में हमें स्कारलेट स्कैरब देखने भी मिले। बट फिलहाल मून नाइट का सीजन 2 अनाउंस नहीं हुआ है। अब जब मार्क व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पैर व्हीलचेयर के साथ बंधे हुए हैं, सिमिलरली जैसे वो सोते टाइम अपने पैरों को बेड से बांध के रखता था। और यहीं पर उसके हाथ से गिरती है एक मून नाइट की एक्शन फिगर। अब इतने सारे रेफरेंसेस और कैरेक्टर्स के थ्रू हमें एज ऑडियंस ये दिखाया जा रहा है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मार्क के दिमाग में ही चल रहा था। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स और चीजें हमें अब तक दिखाई गई है वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये सब कुछ मार्क अपने मेंटल इलनेस की वजह से इमेजिन कर रहा है। लेकिन अगर आपको मून नाइट की कॉमिक्स की स्टोरी पता है तो ये कंफ्यूजन बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। 2016 की मून नाइट वॉल्यूम 1 इशू 14 में मार्क ऐसे ही एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है जहां उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो सालों से यहीं कैद है। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि ये सब इल्यूजन है जो कि क्रिएट किया है गॉड एमिट ने। इस कॉमिक्स की स्टोरी में ऐसा ही एक मेंटल असाइलम चलाती है डॉक्टर एमिट, जो कि एक्चुअल में गॉड एमिट ही है। यहीं पर मार्क कैद है और दूसरी तरफ इसी इल्यूजन की वजह से स्टीवन ग्रांट ये बिलीव करता है कि वो एक मूवी डायरेक्टर है। और जो दोनों एजेंट बॉबी और बिली हमने पहले देखे थे वो दोनों भी इसी असाइलम में काम करते हैं, जो कि एक्चुअल में गॉड एमिट के जैकल्स हैं। अब मार्क को इसी बेहोशी की हालत में डॉक्टर हैरो के पास लाया जाता है, जिसका ऑफिस बहुत सिमिलर दिखता है कॉमिक्स में दिखे डॉक्टर एमिट के ऑफिस से। अब आर्थर हैरो यहाँ मार्क के दिमाग में चल रहे डिल्यूजन्स और कंफ्यूजन और उसकी इमेजिनेशन को रिलेट करता है उस मूवी टॉम बस्टर से। और यहाँ पर डॉक्टर हैरो को एज प्रॉपर डॉक्टर दिखाना उसके कॉमिक्स के कैरेक्टर से बहुत रिलेट करता है। अब इसी रूम की वॉल पे एक फोटो लगी है जो उसी विलेज की है जहां स्टीवन फर्स्ट टाइम आर्थर से मिला था। इसके अलावा इस रूम में बहुत सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स भी दिखते हैं। आर्थर के साथ उसकी छड़ी भी रखी होती है, और जो टेबल यहाँ पर है वो भी वही टेबल है जो एपिसोड 2 में दिखा था जब स्टीवन को जॉब से फायर किया जाता है। अब मार्क मिरर में आर्थर के जूते देख लेता है, जिससे उसे याद आता है कि आर्थर ने ही उसे शूट किया था। मार्क आर्थर के ऑफिस से निकल के भागता है और दूसरे रूम में जाके छुप जाता है। इसी रूम में उसे एक और सार्कोफेगस यानी कि कब्र दिखती है जो कि हिल रही होती है। उस कब्र को खोलने पे उसमें से निकलता है स्टीवन, यानी कि मार्क और स्टीवन अब दो अलग अलग लोग हो जाते हैं, जो कि फिर से इसी तरफ हिंट देता है कि ये सब कुछ मार्क के दिमाग के अंदर ही चल रहा है। स्टीवन ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने एपिसोड 1 में पहने थे। अब दोनों मिलके साथ में भागने लगते हैं और वो एक और रूम के पास से निकलते हैं जहां एक और सार्कोफेगस खड़ा दिखता है, लेकिन वो उसे खोलने के लिए रुकते नहीं और आगे निकल जाते हैं। अब ये हिंट हो सकती है स्टीवन की थर्ड पर्सनैलिटी यानी कि जेक लॉकली की। अब जैसे ही वो दोनों भागने के लिए आगे पहुंचते हैं तो दरवाजा खुलता है और सामने से निकलता है एक सजा धजा हिप्पो। ये है गॉडेस टेवरेट, जिसकी हिंट हमें एपिसोड 1 में भी तब मिली थी जब डोना स्टीवन को हिप्पो वाले टॉयज का बॉक्स पास करने को कहती है।
गॉडेस टेवरेट को गॉड ऑफ चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी माना जाता है। वो उन्हें देख के हाई करती है, लेकिन मार्क और स्टीवन उसे देख के डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। जहाँ होता है एपिसोड खत्म। तो एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक मेमोरी के साथ, जिसमें हमें दिखता है मार्क का चाइल्डहुड। यहाँ हमें दिखता है एक यंग मार्क जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन बदले में उसे सुनाई देती है उसकी माँ की आवाज, जो गुस्से में उससे कहती है कि ये सारी उसी की गलती है। अब हम वापस पहुंच जाते हैं पिछले एपिसोड की एंडिंग में, जहां हिप्पोगॉड टेवरेट मार्क और स्टीवन को चिल्लाता हुआ देख के खुद भी चिल्लाने लगती है। लेकिन जब आर्थर हैरो की आवाज सुन के मार्क स्पेक्टर को होश आता है, तो वो खुद को फिर से डॉक्टर हैरो के ऑफिस में बैठा हुआ पाता है। अब आर्थर मार्क को बताता है कि उसने उसे शूट नहीं किया है और मार्क उसके हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट है, जिस हॉस्पिटल का नाम है पुतनाम मेडिकल फैसिलिटी, जो कि शिकागो इलिनॉइस में है। मार्वल कॉमिक्स में भी मार्क जब मेंटल इलनेस से जूझ रहा होता है, तो उसका फादर उसे इसी नाम के मेंटल हॉस्पिटल में लेके आता है। अब जब मार्क आर्थर पे गॉड एमिट को फिर से जिंदा करने की बात को लेके चिल्लाने लगता है, तो उसे एक इंजेक्शन देके फिर से बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसे होश आता है, तो वो स्टीवन के साथ गॉड टेवरेट के सामने खड़ा होता है। अब गॉड टेवरेट उन्हें बताती है कि वो लोग मर चुके हैं और इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड द डुआट में है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से डुआट को रेल्म ऑफ द डेड माना जाता है, जहाँ पर मरने के बाद सोल्स जाते हैं, और ओसिरिस को माना जाता है इस अंडरवर्ल्ड का गॉड, जो रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ को। साथ ही डुआट वो जगह है जहाँ कई इजिप्शियन गॉड्स भी रहते हैं, जिनमें कि होरस और अनुबिस भी आते हैं। टेवरेट मेंशन करती है कि आफ्टर लाइफ में कई अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं, यानी कि डायमेंशंस हैं, जिनमें से एक एंसेस्ट्रल प्लेन भी है। एंसेस्ट्रल प्लेन हमने ब्लैक पैंथर मूवी में एस्ट्रल प्लेन के रूप में देखा था। वकांडन्स के हिसाब से उनके एंसेस्टर के सोल्स इस एस्ट्रल डायमेंशन में रहते हैं। अब टेवरेट का काम है उन्हें इस आफ्टर लाइफ में गाइड करने का। वो कहती है कि जनरली लोग इस रेल्म को अपनी मेमोरी की किसी सिमिलर जगह के जैसा इमेजिन करते हैं, लेकिन एक मेंटल असाइलम उसके लिए भी नया है। तो हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह अपने लाइफ के किसी मोड़ पे मार्क ऐसे ही किसी मेंटल असाइलम में रहा हो, जो रीजन है उसका इस लोकेशन को इमेजिन करने का। लेकिन अब मार्क इन सारी बातों से तंग होके सोचने लगता है कि डॉक्टर हैरो सच में सही कह रहा है और वो खुद पागल है। अब मार्क गुस्से में अपने सामने का दरवाजा खोलता है और खुद को पाता है एक बहुत बड़ी सी बोट में, जहां उसके सामने दिखते हैं अनुबिस के तराजू, और वो बोट चलती जा रही होती है एक बड़े से रेगिस्तान में। टेवरेट उन दोनों के हार्ट्स निकाल के तराजू में एक तरफ रखती है, जिसमें दूसरी तरफ रखा होता है एक फेदर। वो उन्हें बताती है कि अगर ये तराजू बैलेंस हो जाएगा, तो मार्क और स्टीवन अपनी आगे की लाइफ फील्ड ऑफ रीड्स में गुजार सकते हैं। मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड में म्यूजियम में छोटी लड़की स्टीवन से यही पूछती है कि क्या वो फील्ड ऑफ रीड्स में है, जिसपे स्टीवन जवाब देता है कि वो अभी तक मरा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी फोरशैडोइंग है इसी मोमेंट के लिए। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसी तरह का तराजू यूज किया जाता था अनुबिस के थ्रू, जो कि गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। इस तराजू के एक तरफ रखा जाता था मरे हुए का हार्ट और दूसरी तरफ रखा जाता था एक फेदर ऑफ मार्ट, जो कि गॉड ऑफ जस्टिस का होता था। इस प्रोसेस के थ्रू अनुबिस डिसाइड करता था कि मरे हुए की आत्मा को आफ्टर लाइफ में फील्ड ऑफ रीड्स में भेजा जाएगा, या फिर वो यहीं रेल्म ऑफ डुआट में फ्रीज होके मर जाएगी। अब हमें दिखता है कि वो तराजू बैलेंस ही नहीं हो रहा, और टेवरेट उन्हें बताती है कि वो तराजू इस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि उनके हार्ट्स अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी मिसिंग है। ऐसे ही सिमिलर चीज हमें तब देखने मिली थी जब आर्थर स्टीवन को जज करने की कोशिश करता है। साथ ही टेवरेट का ये कहना कि उनके हार्ट इनकम्प्लीट है, शायद ये रेफरेंस हो सकता है उस एक और हिडन पर्सनैलिटी की तरफ, जो कि जेक लॉकली है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में एक सार्कोफेगस में ट्रैप्ड देखा है। कॉमिक्स में जेक लॉकली मार्क की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है, जो कि एक कैब ड्राइवर की तरह मार्क के इन्फॉर्मेंट का काम करता है। अब वो दोनों वापस असाइलम में जाते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज को फिर से रिविजिट करने के लिए, ताकि उस पार्ट को ढूंढ पाए जिससे उनके इनकम्प्लीट हार्ट्स पूरे हो सके। अब स्टीवन और मार्क असाइलम में चलते हुए अलग अलग दरवाजों के थ्रू कुछ पुरानी मेमोरीज को देखते हैं, और हमें दिखाए जाते हैं शो में पहले दिखाए हुए कुछ मोमेंट्स। इन्हीं सीन्स में हमें दिखता है एपिसोड 1 में फर्स्ट टाइम मार्क का मून नाइट बन के जैकल को मारने वाला सीन, एपिसोड 3 में खोंशु का स्टीवन की मदद से नाइट स्काई चेंज करने वाला सीन, और फाइनली एक शॉट दिखता है मार्क का जब वो स्ट्रीट पे खड़ा होता है, लेकिन स्टीवन के पूछने के बावजूद वो उस मेमोरी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी दरवाजे के पास एक और QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप मार्वल की प्रोवाइडेड एक और फ्री कॉमिक्स पढ़ सकते हैं मून नाइट की। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और स्टीवन और मार्क एक दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। इस रूम में टेबल्स के अराउंड बैठी हुई दिखती है बहुत सारी डेड बॉडीज। ये सारे वही लोग हैं जिन्हें मार्क ने मारा है खोंशु के लिए। मार्क उनके इर्द गिर्द घूमते हुए उन लोकेशंस के नाम लेता है जहां उसने उन लोगों को मारा है।
इन लोकेशंस में वो दुबई, गैबोन और न्यूयॉर्क का नाम लेता है। अब इसी कमरे में दूसरी तरफ उन्हें वो छोटा बच्चा फिर से दिखता है, जिसके पीछे पहले स्टीवन भागता है और उनके पीछे मार्क। उसी बच्चे के पीछे स्टीवन एक दूसरे कमरे में जाता है और डोर लॉक कर देता है, जिससे कि मार्क बाहर ही रह जाता है। इस लड़के का नाम है रैंडल, जो कि मार्क का यंगर ब्रदर है। यहीं पर स्टीवन अपनी माँ वेंडी को कुकिंग करते हुए और अपने छोटे भाई रैंडल को ड्राइंग करते हुए देखता है। रैंडल जो ड्राइंग बना रहा है वो उसी गोल्ड फिश की है जिसे स्टीवन ने अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ है। यहाँ पर स्टीवन अपनी माँ को तो पहचान लेता है, पर उसे ये याद नहीं आता कि उसका कोई भाई भी था। अब इसी मेमोरी में छोटा मार्क अपने भाई रैंडल को लेके केव्स में खेलने चला जाता है। मार्क और रैंडल केव्स की तरफ जाते वक्त एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है टॉम बस्टर, जिसमें मार्क डॉक्टर ग्रैंट बनता है और रैंडल रॉसर, यानी कि वो लोग पिछले एपिसोड में दिखी मूवी टॉम बस्टर के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। यहीं पर उनके पीछे जाते वक्त स्टीवन को जमीन पे एक डेड बर्ड के बोन्स दिखते हैं, जिनकी शेप बहुत मैच करती है खोंचू के अवतार से। अब मार्वल कॉमिक्स में भी मार्क का एक भाई रैंडल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, जो कि बड़ा होके मार्क की तरह एक मर्सनरी बना, लेकिन आगे चल के उसने मार्क को बिट्रे किया और ऑलमोस्ट मरने वाला था। पर इवेंचुअली वो एक विलन शैडो नाइट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन इस शो में MCU वर्जन में ये स्टोरी काफी ट्विस्टेड हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क का भाई उसके साथ उस केव में खेलते टाइम बरसात के पानी की वजह से डूब के मर गया। अब स्टीवन और मार्क खुद को अपने पेरेंट्स के घर पे पाते हैं, जहाँ पर रैंडल का फ्यूनरल होता है। अब उनकी माँ रैंडल की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मार्क को मानती है और उस पर ब्लेम करती है, जो कि मार्क के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली यही वो रीजन है जिसकी वजह से उसकी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि उसकी मेंटल इलनेस ट्रिगर होती है। अब स्टीवन अपने घर के फ्लोर्स चढ़ने लगता है और हर एक फ्लोर पे उसे एक नई मेमोरी दिखती है। पहले उसे दिखता है एक यंग मार्क जो कि अपना बर्थडे अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करता है, और उसकी माँ उसके बर्थडे वाले दिन भी रैंडल की डेथ की बात उठा के मार्क को ब्लेम करती है। उसके 12th बर्थडे पे वो अपने रूम में भाग जाता है और जब स्टीवन उसे फॉलो करने लगता है तो मार्क उसे रोक लेता है। यहीं से बाहर वो एक और मेमोरी देखते हैं जिसमें मार्क अपने फादर को बाय करते हुए ये कहता है कि वो माँ के अब्यूज को और सह नहीं सकता। बट स्टीवन को ये नहीं समझ आता कि वो अपनी माँ को लेके ऐसे क्यों सोच रहा है। स्टीवन के उनके पीछे जाने की कोशिश करने पे मार्क उसे पकड़ लेता है और वो दोनों सैंड में गिरते हैं। अब वो उस मेमोरी में है जिस रात लाइला का फादर मरा था। स्टीवन के पूछने पे मार्क बताता है बुशमैन के बारे में जिसने सभी को मार दिया। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, राउल बुशमैन मून नाइट कॉमिक्स का एक बहुत आइकॉनिक विलन था। इसी सीन में हमें एक मरे हुए आदमी के गले में एक रेड स्कार्फ दिखता है जो कि लाइला का फादर है। इसी स्कार्फ के बारे में पिछले एपिसोड में आर्थर हैरो ने भी मेंशन किया था। यहीं पर हमें मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी दिखती है जो कि कॉमिक्स से बिल्कुल मैच करती है। यही वो लोकेशन है जहां इंजर्ड मार्क को अपनी पावर्स देके खोंचू बचाता है, लेकिन MCU में इसे थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। यहाँ पर इंजर्ड मार्क खुद को मारने की कोशिश करता है जिसे रोकता है खोंचू और उसे बनाता है अपना नाइट यानी कि मून नाइट। अब स्टीवन और मार्क वापस टेवरेट के साथ उसी बोट में होते हैं जहां टेवरेट उन्हें बताती है कि सोल्स को टाइम दिए बगैर ही जज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया है। यानी कि जो चीज आर्थर हैरो कर रहा था टाइम से पहले ही सोल्स को जज करने की, वही चीज यहाँ भी हो रही है। वो उन दोनों को कुछ टाइम देती है और जब स्टीवन मार्क से अपने बचपन वाले उसी कमरे में जाने की बात करता है तो मार्क का सडन आउटबर्स्ट निकलता है और वो वापस हैरो के रूम में होता है। डॉक्टर आर्थर उसे कन्विंस करता है कि उसे स्टीवन के सामने ओपन अप होने की जरूरत है। अब स्टीवन और मार्क होते हैं अपने बेडरूम में जहां मार्क की मदर गुस्से से दरवाजा बजा रही होती है। छोटा मार्क पैनिक होके सडनली वैसे ही ब्लैकआउट होता है जैसे हमने पिछले कई एपिसोड्स में स्टीवन और मार्क को होते हुए देखा है। लेकिन यहीं पर होता है स्टीवन का फर्स्ट अपीयरेंस मार्क की लाइफ में, जो कि रीजन है स्टीवन को अपने भाई रैंडल के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका फर्स्ट अपीयरेंस तब हुआ था जब रैंडल ऑलरेडी मर चुका था। यहीं पर स्टीवन को और हमें एज ऑडियंस रियलिटी पता चलती है कि मार्क की ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, यानी कि स्टीवन उसकी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है जो कि उसने अपने डिफेंस के रूप में क्रिएट की है। यानी कि मार्क की मदर जब भी उसे अब्यूज करती थी तब वो एक अलग पर्सनैलिटी अपना लेता था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके अच्छी मेमोरीज के साथ। यहीं पर मार्क स्टीवन को ये भी बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है। अब जब स्टीवन को पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी का पार्ट है और उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वो बिल्कुल बौखला जाता है और मार्क की बॉडी को टेक ओवर करके वो उठता है डॉक्टर हैरो के ऑफिस में। डॉक्टर हैरो के ये कहने पे कि स्टीवन की माँ मर चुकी है और मार्क ने उससे ये सारी सच्चाई छुपाई थी, स्टीवन इस बात से अग्री नहीं करता। लेकिन जब डॉक्टर हैरो उसकी माँ को फोन लगाता है तो वो सच में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी माँ मर चुकी है।
अब हम फिर वापस उसी मेमोरी में आ जाते हैं जिस मेमोरी को पहले मार्क और स्टीवन पहचान नहीं पाए थे। ये वही दिन है जिस दिन मार्क की मदर का शिवा है। जैसे हिंदुइज्म में मरने के बाद 13वीं होती है, वैसे ही जूडिज्म में 7वें दिन ये प्रोसीजर होता है। इसी सीन में हमें 2-3 बार अलग अलग डायरेक्शन से कैब्स जाती हुई दिखती है, जो कि अगेन रेफरेंस है जेक लॉकली की तरफ। इसी मोमेंट में जाके मार्क और स्टीवन की लाइफ उलझ जाती है, यानी कि मार्क का जो स्टीवन की पर्सनैलिटी में चेंज हो पाने वाला कंट्रोल था वो अब उसके हाथ से चला जाता है और वो खुद ही नहीं जान पाता कि कब वो मार्क होगा और कब स्टीवन। यही स्टीवन मार्क को समझाता है कि अपने भाई की डेथ के लिए उसे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो खुद एक छोटा बच्चा था और उसे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तभी उन दोनों को धरती हिलती हुई महसूस होती है। अब फिर वो दोनों उसी बोट पे होते हैं जहाँ टेवरेट उन्हें बताती है कि ओसाइरस के गेट्स बंद हैं और क्योंकि उनका तराजू कभी बैलेंस हुआ ही नहीं तो उनकी जर्नी यहीं पर एंड हो जाएगी। और बोट पे आने लगते हैं मार्क की पास्ट लाइफ के अनबैलेंस सोल्स जो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मार्क और स्टीवन मिलके उनसे फाइट करते हैं, लेकिन एंड में मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन ही गिर जाता है और जैसे टेवरेट ने पहले बताया था, बोट से गिरते ही वो रेत में फ्रीज होके एक स्टैचू बन जाता है। ऐसा होते ही मार्क का तराजू बैलेंस हो जाता है और वो पहुंच जाता है फील्ड ऑफ रीड्स में, जिसे हेवन का इजिप्शियन वर्जन माना जाता है। और स्टीवन को खो चुके मार्क के ऊपर एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड शुरू होता है मार्क की बॉडी के साथ, जिसे एपिसोड 4 में हैरो ने शूट किया था। यानी कि एपिसोड 4 के बाद अब सीधे चीजें यहाँ फिर से कनेक्ट होती है इस एपिसोड में। इसका मतलब है कि एपिसोड 4 और 5 में जो भी इवेंट्स असाइलम में हुए वो सारे मार्क के दिमाग में ही चल रहे थे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ एक इमेजिनेशन थी। वो सब कुछ हो जरूर रहा था, लेकिन एक अलग डायमेंशन में। यानी कि वो सारी चीजें हो रही थी मार्क के सोल के साथ, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी यहीं अर्थ पे है। अब हैरो के आदमी मार्क की बॉडी को पानी से निकाल के गॉड एमिट के स्टैचू को उसकी जैकेट से निकालते हैं। यहीं पर आर्थर हैरो मार्क को शूट करने के लिए अपोलोजाइज करते हुए मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट और उसकी बॉडी में मौजूद और किसी हिडन पर्सनैलिटी को भी सॉरी कहता है, जो कि ऑफ कोर्स आर्थर हैरो तो मजाक में कहता है, लेकिन ये फोरशैडो करता है एपिसोड में आगे चल के मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी के एग्जिस्टेंस को। और क्योंकि अब आर्थर को गोल्डन स्कैरब की जरूरत नहीं है, इसलिए वो स्कैरब को मार्क की बॉडी पे रख देता है और गॉड एमिट की उशाप्ति मिलने से आर्थर हैरो की पावर्स और स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, जो उसकी छड़ी के ट्रांसफॉर्म होने से दिख के भी आता है। और वो और उसके फॉलोवर्स निकल जाते हैं गॉड एमिट को जिंदा करने। अब छुपी हुई लाइला बाहर निकलती है और मार्क की बॉडी को देख के पहले तो रोने लगती है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि हैरो और एमिट को रोकने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। और क्योंकि गोल्डन स्कैरब अब फिर से गॉड एमिट के स्टैचू की तरफ इशारा कर रहा होता है, वो उसे लेके उनके पीछे चली जाती है। अब रोड पे हैरो के कॉन्वॉय को इजिप्शियन आर्मी चेकिंग के लिए रोकती है, लेकिन गाड़ी से बाहर आकर हैरो अपनी अपग्रेडेड छड़ी को यूज करता है सभी सोल्जर्स के सोल्स को खींच लेने के लिए। यानी कि जहां वो पहले एक टाइम पे एक पर्सन के ही सोल को जज कर सकता था, वहीं अब उसकी पावर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो छड़ी की मदद से एट अ टाइम बहुत सारे सोल जज कर सकता है। हैरो के इन्हीं बाकी आदमियों के बीच लाइला भी घुस चुकी होती है और मौका देख के वो हैरो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे रोकती है गॉडेस टेवरेट, जो कि डेड सोल्जर्स की बॉडीज के थ्रू उससे बात करती है। टेवरेट लाइला को वार्न करती है कि हैरो उसके मुकाबले बहुत पावरफुल है और उसे रोकने का एक ही तरीका है खोंशू की उशाप्ति को तोड़ के उसे फ्री करना, जो कि गॉड्स के उसी चेंबर में है जहां हैरो जा रहा है। टेवरेट लाइला को अपना अवतार बनने के लिए ऑफर भी करती है, लेकिन लाइला उसे मना कर देती है ये सोच के कि वो हैरो को खुद ही रोक सकती है। अब हैरो पहुंच जाता है उस ग्रेट पिरामिड में जहां चेंबर ऑफ गॉड्स है। यहीं पर अब जाके बाकी गॉड्स के अवतार रियलाइज करते हैं कि हैरो सच में एमिट को रिलीज करने वाला है और उनके कुछ करने से पहले हैरो अपनी बढ़ चुकी पावर्स को यूज करके सभी गॉड्स के अवतार्स को मार देता है और फिर गॉड एमिट की उशाप्ति यानी कि स्टैचू को तोड़ के वो फ्री कर देता है एमिट को। और फाइनली फिनाले में हमें देखने मिलती है गॉडेस एमिट अपने ट्रू फॉर्म में। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस एमिट को 3 सबसे खूंखार एनिमल्स का कॉम्बिनेशन माना जाता था, जिसमें उसकी फ्रंट हाफ बॉडी लायन की, रेयर हाफ बॉडी हिप्पोपोटामस की और हेड क्रोकोडाइल का था। यहाँ पर गॉडेस एमिट को एक क्रोकोडाइल हेड के साथ रेप्टाइल बॉडी में दिखाया गया है। अब एमिट हैरो को बताती है कि उसके खुद के स्केल्स भी प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, जो कि उसके रिएक्शन से पता चलता है कि हैरो को भी शायद इसका अंदाजा पहले से ही था। अब जब हैरो अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी होता है तो गॉडेस एमिट उसे मना करती है ये कह के कि उसकी डेथ अभी डिलेड है, यानी कि फिलहाल उसे एमिट के अवतार के रूप में सर्व करना है। अब दूसरी तरफ लाइला पहुंच जाती है खोंशू के स्टैचू के पास और उसे तोड़ के वो खोंशू को फ्री कर देती है और एमिट को रोकने के लिए खोंशू लाइला को अपना अवतार बनने के लिए पूछता है। लाइला के मना करने पे खोंशू उसे समझाता है कि गॉडेस एमिट को रोकने के लिए उसे एक अवतार की
जरूरत है। लेकिन लाइला जो मार्क के खोंचू के अवतार बनने के बाद से उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को देख रही है, वो खोंचू को सीधे सीधे मना कर देती है। यहाँ फील्ड ऑफ रीड्स में हम मार्क को देखते हैं, जिसे टेवरेट बताती है कि उसका हार्ट फुल होने की वजह से उसके स्केल्स बैलेंस हो गए थे और फाइनली अब उसे वो पीस मिल चुका है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। लेकिन मार्क पिछले एपिसोड में स्टीवन को खो देने को लेकर दुखी होता है और फील्ड ऑफ रीड्स छोड़ के जाने लगता है, जिसपे टेवरेट उसे वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोबारा फील्ड ऑफ रीड्स में वापस नहीं आ पाएगा। अब जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था, फील्ड ऑफ रीड्स इजिप्शियन माइथोलॉजी में हेवेंस की तरह है, जहाँ वही सोल जाते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं। लेकिन मार्क इस पीसफुल लाइफ को छोड़ के वापस आ जाता है रेल्म ऑफ डुआर्ट में, जहां हमें देखने मिलती है स्टीवन की फ्रीज हो चुकी बॉडी और यही हमें उनके बैकग्राउंड में देखने मिलते हैं गेट्स ऑफ ओसिरिस, जो कि इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ और रेजरेक्शन ओसिरिस के ऊपर नेम्ड है। अब मार्क फ्रीज हो चुके स्टीवन को देख के इमोशनल होते हुए अपने मन की बात उसे बताता है, जिसमें वो स्टीवन को बचा ना पाने के लिए उसे सॉरी कहता है और उसे ये भी बताता है कि वही मार्क की इकलौती सुपर पावर था। यही कहते हुए मार्क अपना हार्ट स्टीवन के हाथ में रखता है और खुद भी फ्रीज हो जाता है। तभी उन दोनों के पीछे गेट्स ऑफ ओसिरिस ओपन होते हैं, जिससे लाइट पड़ने लगती है और दोनों फ्रीज हुए सोल्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब डेथ को रिवर्स करके ओसिरिस स्टीवन और मार्क को फिर से जिंदा क्यों करता है वो क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन ये काफी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में ओसिरिस रियलाइज करता है कि उसके अवतार पे हैरो और एमिट ने अटैक किया है, जो रीजन है उसका खोंचू की हेल्प के लिए मार्क और स्टीवन को रिलीज करने का। अब स्टीवन और मार्क गॉडेस टेवरेट की मदद से उन गेट्स से चल के अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाते हैं। मार्क स्पेक्टर पूरी तरह हील होके मून नाइट बन जाता है, जहां हमें वो फर्स्ट टाइम प्रॉपरली आर्मर्ड होते हुए दिखता है। यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में लाइला के मना करने पे खोंचू खुद गॉड एमिट से फाइट करने आता है, जहां वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। बट वो जैसे ही रियलाइज करता है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा हो गया है, वो उसके पास चला जाता है। खोंचू मार्क को देख के खुश होता है और उसे अब तक जो भी हुआ है वो बताने लगता है। बट सडनली मून नाइट चेंज हो जाता है मिस्टर नाइट की कॉस्ट्यूम में और स्टीवन खोंचू से बात करने लगता है। खोंचू स्टीवन को देख के इरिटेट होता है, बट वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने ही उसे अभी बचाया है। और जब खोंचू इस सारी लड़ाई के खत्म होने के बाद उन्हें फ्री करने के लिए अग्री करता है, तभी स्टीवन उसकी मदद के लिए रेडी होता है और खोंचू अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके मून नाइट को फ्लाइट देता है, जिससे वो जल्दी हैरो तक पहुंच सके। अब मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट के पास फ्लाइट एबिलिटीज नहीं थी और यहाँ भी शायद ये एबिलिटी सिर्फ खोंचू के थ्रू ही दिखाई जाएगी। चेंबर ऑफ गॉड्स में लाइला को ओसिरिस का अवतार मिलता है जो अभी भी जिंदा है। वो लाइला को बताता है कि गॉडेस एमिट को रोकने के लिए उसे किसी ह्यूमन बॉडी में कैप्चर करना पड़ेगा और लाइला प्लान करती है गॉडेस टेवरेट का टेम्पररी अवतार बनने को। यही गॉडेस टेवरेट लाइला को बताती है उसके फादर के बारे में, जो कि वर्दी होने की वजह से फील्ड ऑफ रीड्स में जा पाया। और जब उस चेंबर की वॉल्स गिरने लगती है, उनमें से निकलती है लाइला टेवरेट के अवतार बनके। लाइला की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम गॉडेस टेवरेट के आर्मर से मैच करती है, जिसे कंप्लीट करते हैं उसके स्कैरब विंग्स, जो कि एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन है कि लाइला ही स्कारलेट स्कैरब है। और आगे चल के हमें लाइला की सुपर पावर्स पता भी चलती है, जिनमें ये गोल्डन विंग्स उसे अटैक ब्लॉक करने और फ्लाइट की पावर्स देते हैं। अब जैसे कि लाइला ने कहा था कि टेवरेट का अवतार वो सिर्फ टेम्पररी ही यूज कर रही है, तो उसे मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में स्कारलेट स्कैरब के रूप में यूज किया जाएगा या नहीं, वो फिलहाल कंफर्म नहीं कह सकते। यहाँ दूसरी तरफ आर्थर एक पिरामिड के टॉप पे खड़े होके अपने छड़ी के मैजिक को यूज करके एमिट के फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है सभी को जज करने के लिए। एमिट के फॉलोअर्स सभी लोगों को जज करने लगते हैं और जिनके तराजू बैलेंस नहीं होते, उनके सोल्स निकल के गॉडेस एमिट के पास आने लगते हैं, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग और ह्यूज होने लगती है। यहीं पर मून नाइट पहुंचता है आर्थर हैरो से फाइट करने और खोंचू एमिट से फाइट करता है। अब मार्क और स्टीवन हैरो को पिरामिड से गिरा के शहर के बीचों बीच ले जाते हैं, जहां वो दोनों साथ में लड़ना सीखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हैरो के साथ फाइट करते हैं। इसी फाइट में स्टीवन मिस्टर नाइट के ट्रंचियंस फिर से यूज करता है, जिन्हें हमने एपिसोड 2 में देखा था। और जब हैरो मून नाइट पे भारी पड़ रहा होता है तो लाइला भी फाइट ज्वाइन करती है एज स्कारलेट स्कैरब। इसी फाइट में एक छोटी बच्ची गाड़ी के नीचे आने वाली होती है, जिसे लाइला बचाती है। छोटी बच्ची हो क्या? जिसके बाद वो लाइला को इजिप्शियन सुपर हीरो बुलाती है, जो अगेन हमें होप देता है कि स्कारलेट स्कैरब के सुपर हीरो को हम फिर से जरूर देखेंगे।
अब एक तरफ चल रही गॉड्स की फाइट में खोंशू को गॉडेस एमिट ने पिन डाउन कर दिया होता है, वहीं दूसरी तरफ हैरो भी मून नाइट को ओवर पावर कर चुका होता है और लाइला फंसी होती है गन फायर के बीच में। और जब ऐसा लगता है कि यही मून नाइट का एंड है, एक सरप्राइजिंग इवेंट में सडनली मार्क ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास हैरो के सभी फॉलोवर्स की लाशें बिछी होती है और हैरो खुद मरने की कगार पे होता है। मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने किया है, जिसपे स्टीवन उसे मना कर देता है और लाइला के मार्क को क्वेश्चन करने पे वो उसे बताता है कि वो ब्लैकआउट हो गया था और उसे नहीं पता कि ये सब किसने किया है, जो कि ऑफ कोर्स कंफर्म करता है मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ, जिसे हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखेंगे। अब लाइला और मार्क हैरो की बॉडी को पिरामिड में वापस ले जाते हैं, जहां वो एक इजिप्शियन रिचुअल के थ्रू गॉडेस एमिट को हैरो की बॉडी में ट्रैप कर देते हैं। अब जब खोंशू मार्क को हैरो को खत्म करने के लिए कहता है तो मार्क उसे मना कर देता है। मार्क खोंशू से कहता है कि उसे ये काम खुद करना चाहिए और अब क्योंकि उसका काम हो चुका है, मार्क और स्टीवन को उसके अवतार के रूप में रिलीज कर दे। और ऐसा होते ही हम फिर आते हैं पुतनाम मेडिकल फैसिलिटी में, जहाँ स्टीवन बात करते हुए दिखता है डॉक्टर हैरो से। डॉक्टर हैरो स्टीवन को बताता है कि जिन इजिप्शियन गॉड्स की वो बात कर रहा है वो सच नहीं है, लेकिन इंस्टेंटली मार्क बात करने लगता है डॉक्टर हैरो से और उससे कहता है कि वो दोनों इस बात से डिसएग्री करते हैं। जब डॉक्टर हैरो अपनी सीट पे वापस बैठने जाता है तो मार्क और स्टीवन उसके खून से भरे फुटस्टेप्स नोटिस करते हैं, जिससे मार्क और स्टीवन रियलाइज करते हैं कि जो चीज डॉक्टर हैरो उन्हें बता रहा है वो शायद 100% सच नहीं है और वो दोनों वहाँ रुकने की जगह दुनिया को बचाना प्रेफर करते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और मार्क सडनली उठता है स्टीवन के अपार्टमेंट में, जहाँ ये वही कपड़े हैं जो स्टीवन ने फर्स्ट एपिसोड में पहने थे जब बैकग्राउंड में यही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। वो फिश टैंक को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उसमें अब 2 फिशेज हैं, जो मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है मार्क और स्टीवन के एक्सेप्टेंस को, जहाँ वो अब एक साथ एक ही बॉडी को खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं। जब मार्क बेड से उठ के चलने जाता है तो अपना पैर बंधे होने की वजह से वो गिर जाता है, जहां एपिसोड खत्म होता है। और अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्क और स्टीवन आपस में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं तो अपना पैर बांधे रखने की जरूरत क्या है, इस बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्थर हैरो हमें दिखता है एक मेंटल हॉस्पिटल में, जिसे लेने आता है एक ड्राइवर जिसने ग्लव्स पहने हुए हैं। यहीं पर वॉल पे एक और पोस्टर है जिसपे एक QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करने पे जो मून नाइट की कॉमिक्स मिलती है वो है 2019 की मून नाइट इशू नंबर 1 एक्ट्स ऑफ इविल, जिसमें मून नाइट का सामना होता है कैंग द कंकरर से। और हो सकता है कि यही एक हिंट हो मून नाइट के MCU फ्यूचर की तरफ। अब जब आर्थर को बाहर ले जाया जा रहा होता है तो वो हॉस्पिटल में जगह जगह पर डेड बॉडीज देखता है, जिन्हें शायद इसी ने मारा है जो उसे बाहर लेके जा रहा है। बाहर आने पे हमें हॉस्पिटल का नाम दिखता है जो है शिनकिविच साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ये वही सेम मेंटल हॉस्पिटल है जिसे स्टीवन को HR रेकमेंड करती है एपिसोड 2 में। अब वो आर्थर को व्हील चेयर से एक लिमोजिन में धकेलता है, जहां आर्थर अपने सामने बैठा पाता है एक सूटेड बूटेड खोंशू को। यहीं पर खोंशू रिवील करता है कि जब वो मार्क को धमकी दे रहा था किसी और को अपना अवतार बनाने की, तो वो लाइला की बात नहीं कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है खोंशू का न्यू अवतार, जो कि है मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली। और ड्राइविंग सीट से जेक लॉकली पीछे मुड़ता है और एक साइलेंसर वाली गन से आर्थर हैरो को शूट करके मार देता है और वो लिमोजिन ड्राइव करके वहां से निकल जाता है, जिसकी नंबर प्लेट पे हमें लिखा दिखता है स्पेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्क स्पेक्टर को, जहां पर पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। अब कॉमिक्स की वजह से हमें ये बात पहले से पता थी कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट के अलावा थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर मौजूद है। और इस सीरीज में बहुत सारे पॉइंट पे कई ऐसे सीन्स थे जो मार्क और स्टीवन के अलावा एक और थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ हिंट दे रहे थे। स्पेशली वो सीन जहां ब्लैकआउट होने के बाद स्टीवन और मार्क दोनों को ही नहीं पता होता था कि वायलेंटली अटैक कौन कर रहा है। और फाइनली हमें रिवील किया गया है कि वो वायलेंट पर्सनैलिटी जो खोंशू के लिए काम करने को रेडी हुई है वो कोई और नहीं, जेक लॉकली है। मार्वल कॉमिक्स में भी जेक लॉकली एक कैब ड्राइवर था जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था क्रिमिनल्स के खिलाफ। यहाँ पर भी जेक लॉकली की कॉस्ट्यूम और स्पेशली उसकी कैब बिल्कुल सिमिलर है कॉमिक्स वाले वर्जन की ही तरह। और क्योंकि अब जेक लॉकली खोंशू के अवतार के रूप में काम कर रहा है और एपिसोड खत्म होने से जस्ट पहले हम मार्क और स्टीवन को उसके अपार्टमेंट में बंद देखते हैं, जो कि ये क्लियर करता है कि मार्क और स्टीवन अभी भी अपनी थर्ड पर्सनैलिटी से अवेयर नहीं है
और क्योंकि जेक लॉकली खोंचू के लिए अवतार के रूप में मून नाइट है, इसका मतलब है कि मार्क और स्टीवन भी मून नाइट है। और हालांकि मार्वल की तरफ से मून नाइट के सीजन 2 की तरफ कोई हिंट नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से क्लाइमैक्स फाइट को एंड किया गया और उसके बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन थर्ड पर्सनालिटी को एक्सपोज कर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में हम मून नाइट को दोबारा जरूर देखेंगे। मून नाइट का फिनाले एपिसोड उम्मीद से ज्यादा ही लेके आया और एज एक्सपेक्टेड बहुत सारा एक्शन और सस्पेंसफुल रिविलेशंस भी हुए। बट सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का डर मुझे था कि कहीं लास्ट 2 एपिसोड्स में दिखा असाइलम एक्चुअल में रियलिटी ही ना हो, वो नहीं हुआ। बट वो भी इस एपिसोड में क्लियर हो गया एज मार्क के दिमाग में चल रहे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के रूप में। इस एपिसोड में जहां लार्ज स्केल में इजिप्शियन गॉड्स की फाइट को दिखाना वैसे ही ऑसम मूवमेंट था, तो लाइला के रूप में एक एडिशनल इजिप्शियन सुपर हीरो को दिखा के एमसीयू के फ्यूचर सुपर हीरोज की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। और जहां ऐसे लगा कि एपिसोड एंडिंग ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रह गई, वहीं इस पॉसिबिलिटी की खुशी भी है कि मून नाइट का सीजन 2 99% पक्का आ सकता है इसी इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब व्हाट इफ सीजन 1 के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए एंड स्क्रीन से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज देखने में मजा आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू सुपर फैंस प्लस एंड ऑफ कोर्स एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।